सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ कंपाइलेशन लाऊंगा, पास्ट बहुत सारे अटेम्प्ट्स की आरटीपी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स की एमटीपी और बहुत सारे अटेम्प्ट के एग्जाम पेपर्स की। तो वो समय आ चुका है। आज हम लोग सबसे पहले 6 पास्ट अटेम्प्ट के आरटीपीस का कंपाइलेशन का रिवीजन करेंगे। रिवीजन इतना फास्ट होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि इसको बैठकर पकड़ के खींचना नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपको ये सारे कंपाइलेशंस देखना है तो आप उसको कैसे देखोगे, इन स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स, 3-4 घंटे मैक्सिमम। उसके अंदर आप 15, 16, 18 पेपर कैसे देख सकते हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्पेशल एम्फेसिस डालूंगा, जहां पर स्टूडेंट से गलतियां होती है उस पर स्पेशल एम्फेसिस डालूंगा, जहां पर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है वहां अमेंडमेंट भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आरटीपी नवंबर 2021। सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहां पर है, मिस्टर राजवीर करके एक बंदा है, उसके 2 यूनिट है, एक यूनिट एक्स एक यूनिट वाई। ठीक है, अब जो यूनिट एक्स है, यूनिट एक्स वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है और जो यूनिट वाई है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है। जब भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्वेश्चन में आ जाएगा तो समझ लेना 10AA का इंपैक्ट यहां पर आने वाला है। जो डिडक्शन है आपका 10AA, जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे मल्टीप्लाइड बाय आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एसएससी का टोटल सेल्स कितना है, 50 लाख रुपए है, 85 लाख से उसमें से 50 लाख रुपया यूनिट वाई का है, तो यूनिट एक्स का कितना हो जाएगा, 35 लाख। एसईजेड यूनिट कौन सी है, यूनिट एक्स है। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स कितना है, 55 लाख है, यूनिट वाई का 28 लाख है, तो यहां 27 लाख हो जाएगा। उसके बाद राजवीर का 50 लाख है, 30 लाख टोटल सेल्स है, तो उसके बाद डोमेस्टिक सेल्स कितना हो जाएगा, यूनिट वाई का 12 लाख है, तो यूनिट एक्स का 18 लाख हो जाएगा। आपको डिफरेंस लेना है तो यूनिट एक्स का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट एक्स का क्या मिल गया, यूनिट एक्स का टोटल सेल्स मिल गया, यूनिट एक्स का एक्सपोर्ट सेल्स मिल गया, यूनिट एक्स का डोमेस्टिक सेल्स मिल गया, यूनिट एक्स का नेट प्रॉफिट भी मिल गया। ठीक है, अब यूनिट एक्स का नेट प्रॉफिट पकड़ो, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक और ट्विस्ट है, एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर उन्होंने और टोटल टर्नओवर दोनों के अंदर यूनिट एक्स के केस में दोनों के अंदर उन लोगों ने 5-5 लाख रुपए का क्या डाल के रखा है, फ्रेट डाल के रखा है। रिमेंबर, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर एफओबी होना चाहिए, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, सीआईएफ प्राइस नहीं चलेगा। कॉस्ट कॉस्ट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कॉस्ट के अंदर आपका इंश्योरेंस, फ्रेट, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये 5 लाख रुपया आप न्यूमरेटर से भी माइनस करो और 5 लाख रुपया डिनोमिनेटर से भी माइनस करो, तो आपको आ जाएगा आपका प्रॉपर एक्सपोर्ट सेल्स, प्रॉपर एक्सपोर्ट टर्नओवर, प्रॉपर एक्सपोर्ट सेल्स डिवाइडेड बाय प्रॉपर टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख का आपका प्रॉफिट। उसके बाद आप अपना डिडक्शन ले लो। ठीक है, अब ये यूनिट 2017 में सेटअप हुआ था, 21-22 में सेटअप कर रहे हो आप, तो इसका डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, यहां पर चेक कर लो 100%, क्योंकि पहले 5 साल आपको 100% डिडक्शन मिलता है और अगले 5 साल आपको 50% डिडक्शन मिलता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मिस आरती रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है और यह भी बताना है कि कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है वो। उसने हमेशा रिटर्न अपना टाइम पे फाइल किया है। यस, अगर आपको पीजीपीपी और सीजी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न समय पे भरना जरूरी है। अब आरती जी के बारे में हम लोग बात करते हैं, उनकी जीटीआई निकालनी है। सबसे पहले हम लोग सैलरी इनकम ले लेंगे। सैलरी इनकम 8,20,000 रुपया ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लेंगे, 1,20,000 रुपीज उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन पार्टनर, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म से आता है वो एग्जेम्प्ट होता है। 35AD का लॉस सिर्फ 35AD की इनकम से सेट ऑफ होता है, इसलिए इसको ईमानदारी से कैरी फॉरवर्ड कर दो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। टेक्सटाइल बिजनेस से 3,30,000 का प्रॉफिट है। ये सब चीज माइनस करने के पहले तो सबसे पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करो, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करो, ये प्रायोरिटी होता है सेट ऑफ का। उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 98,000 रुपीज का आपके पास बैलेंस बच जाता है, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी इनकम। उसके बाद यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों 1.5 लाख के आपस में सेट ऑफ कर दो, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूटीआई से डिविडेंड आया, वो डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और यहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करोगे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम से सेट ऑफ करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको सैलरी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 1-2 और इफेक्ट देना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 1,20,000 आपका एनएवी है, एनएवी 1,20,000 है आपका, तो 1,20,000 इनकम एनएवी है आपका। तो एनएवी में से क्या माइनस करोगे, आप सबसे पहले आप यहां पर, सॉरी, ये आपका जो लोन है ये आपका एलओपी है, तो यहां पर कोई टेंशन नहीं है 2 लाख रुपए का।
फुल 3,28,000 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपका जो एनएवी है उसमें से सबसे पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, उसके बाद 3,28,000 का आप लॉस क्या करो, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट माइनस करो, क्योंकि एलओपी में आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है, एसओपी में 2 लाख मिलता है। वो माइनस करने के बाद जो लॉस बचेगा वो आप सैलरी से कितना तक सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज्यादा सैलरी से सेट ऑफ करना अलाउड है ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। अब यहां पर इन्होंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम बोला है, तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के छोड़ दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर उदय शंकर 67 ईयर्स है, रिटायर्ड है और ये सारी इनकम उन्होंने कमाई है। सबसे पहले पेंशन कमाई है उन्होंने 7,80,000, तो वो सैलरी में चला जाएगा, 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाया है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा और उनको 80 टीटीबी में, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन रेजिडेंट को 80 टीटीबी में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, एफडी, आरडी सबके ऊपर मिलाकर 50,000, तो 50,000 का वो डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरी है 25,500 रुपए की, 2016 में पॉलिसी ली थी, सम अश्योर्ड 2.5 लाख रुपया है, तो उनको 10% ऑफ सम अश्योर्ड तक का डिडक्शन मिल जाएगा, 25,000 रुपया डिडक्शन वो मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपने लिए और अपनी बीवी के लिए 36,000 रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस भरा है, तो उनको 50,000 रुपए तक मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि 50,000 रुपए तक क्यों मिल रहा है उनको? क्योंकि वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक की लिमिट है, तो 36,000 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद जो हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा किया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसका मैक्सिमम 5,000 मिलेगा, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद बेटी के एजुकेशन के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे किया 9,500, तो वो 9,500 का डिडक्शन 80E में मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद मैं लास्ट वाला पहले बोलता हूं, पीएम केयर फंड को डोनेशन दिया, उसका पूरा 20,000 डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि पीएम केयर फंड जो कैटेगरी में आता है वहां पर आपको 100% डिडक्शन मिलता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 95,000 रुपीज आपने एक इंस्टीट्यूशन को दिया फॉर प्रमोटिंग व्हाट, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, वो भी 100% डिडक्शन है, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो अभी आपको आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हो? ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से एलटीसीजी माइनस करो, ट्रिपल बनने वाला एसटीसीजी माइनस करो, सारे चैप्टर 6 से माइनस करो, फिर उसका 10% ले लो और कंपेयर करो 95,000 से, विच एवर इज लोअर वो अलाउ होगा, ठीक है। पहले ये सब करो, उसका 10% ले लो, 95,000 से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर उतना आपको अलाउ हो जाएगा, वो यहां पर बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर धीरज, एजेड 48 ईयर्स, वो भी रेजिडेंट है। अब उनका एक घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या करते हैं वो, ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर उन्होंने लेट आउट किया है, ठीक है। अब लेट आउट करके उन्होंने 3,34,000 का रेंट कमाया है, टोटल म्युनिसिपल टैक्स 30,000 दिया है, तो 15,000 आपका क्या हो जाएगा, जीएवी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि 50-50 सब माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनएवी आ जाएगा, एनएवी में से 30% आप माइनस कर लो। उसके बाद इंटरेस्ट भी 1,80,000 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। 90,000 जीएवी एलओपी में चला जाएगा, 90,000 एसओपी में चला जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये जो 95,000 का प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है वो आप 80C में डिडक्शन ले लोगे एज अ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्यूटेशन करोगे। फिर से एसईजेड का यहां पर पॉइंट आ गया है, टोटल टर्नओवर 400 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर 120 लाख और प्रॉफिट 45 लाख, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, 45 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, 100% डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 2018-19 में ही शुरू हुआ था और ये 2021 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यू एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर आपने हायर किया है, उसके लिए आपको 80 JJAA का डिडक्शन मिलता है। याद है, अगर कंपनी में नए एम्प्लॉयज को हायर करोगे तो 80 JJAA का डिडक्शन मिलता है आपको। जा और आदमी लेकर आ, याद आता है कि नहीं आता है। उसमें से 12 एम्प्लॉयज फर्स्ट मे को हायर हुए, उनका सैलरी 18,000 है, तो 25,000 रुपए तक की सैलरी होगी तो चलेगा। तो इनके लिए 11 महीने के लिए आपको जो भी सैलरी दोगे उसका 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन। और ये अगस्त में 12,000 रुपए एम्प्लॉय के लिए सैलरी वाले एम्प्लॉय को हायर किया, उनके लिए 8 महीने तक जो भी सैलरी दोगे 12 एम्प्लॉइज को, उसके ऊपर 30% डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेविंग बैंक पे आपको 30,000 का डिडक्शन, 30,000 का इंटरेस्ट मिला है और एफडी पे 45,000। अब एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है तो इसको 80 टीटीए के अंदर 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी ने कुछ लैंड बेचा है, कितने में बेचा, 13 लाख रुपए में, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 14 लाख। सेलिंग प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के बीच में क्या 110% से ज्यादा का डिफरेंस है? नहीं है, नहीं है। देयरफॉर आपको 13 लाख रुपया ही लेना पड़ेगा एज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट क्या लोगे, देखो 1/4/2001 की एफएमवी दी गई है 4.8 लाख,
और उधर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी है 4 लाख, ठीक है, 1/4/2001 की। अब विच एवर इज लोअर पहले ले लो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ऑन 1/4/2001 और एफएमवी इज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज लोअर उसको कंपेयर करने का एक्चुअल कॉस्ट से। एक्चुअल कॉस्ट कितना है 2.8 लाख, फिर विच एवर इज हायर, तो उस हिसाब से कॉस्ट मेरा 4 लाख रुपए आता है। उस 4 लाख रुपए के हिसाब से आप क्या करो, इंडेक्सेशन करो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, इसको अलग से लेने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। लास्ट वन, अपने बेटे के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और उसके लिए उसको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000, लेकिन मैक्सिमम मिलता है, सारा एटीसी मिलाकर चेक करना पड़ेगा, 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट है, इंटरनल हिंट है, देखो आपको टोटल इनकम निकालना है, निकाल लिया, और आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, निकाल लिया। अब देखो मैंने हमेशा आपको बोला था, अगर क्वेश्चन के अंदर 35 AD होगा, 10 AA होगा, 80 JJAA होगा, 80 QQB होगा या 80 RRB होगा, तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो टैक्स निकालना पड़ेगा। पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 20% पे टैक्स होगा और बाकी अदर इनकम स्लैब रेट्स पे टैक्स होगी। और फिर बाद में आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा एएमटी के लिए 115 JC। कैसे निकालेंगे हो, जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें 80 JJAA ऐड बैक कर दो और उसमें आपका 10 AA का डिडक्शन ऐड बैक कर दो, आपको एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। उसका 18.5% आपको टैक्स लेना पड़ेगा और उसके बाद सरचार्ज जो भी है वो अप्लाई करो, ठीक है। और दोनों में से जो भी हायर होगा उतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सोल्यूशन अच्छे से देख लेना इसका, क्लास में सब कुछ किया है हमने, यहां पर हम लोग सब उसका रिकैप कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 इस आरटीपी का आखिरी क्वेश्चन है। मिस्टर आयांश 35 ईयर्स है, रेजिडेंट है और उनका टर्नओवर है 105 लाख रुपया, ठीक है। उसमें से 15 लाख रुपया उन्होंने चेक से लिया है, अकाउंट पे ही चेक, और बैलेंस उन्होंने कैश में लिया है। अब वो हमसे एडवाइस मांग रहे हैं कि बताओ कितना टैक्स भरना पड़ेगा और एडवांस टैक्स कितना भरना पड़ेगा। मेरे को कोई ऑडिट वॉडिट करवाने की इच्छा नहीं है, और ऑडिट वॉडिट करवाने की इच्छा नहीं है तो एसएससी को बोलो 4480 फॉलो कर लो। 2 करोड़ रुपए तक एसएससी 4480 फॉलो कर ही सकता है, कुछ केसेस में 3 करोड़ के टर्नओवर तक भी कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट है, याद है कि नहीं। अगर 5% से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं हुआ है तो आप 3 करोड़ तक भी 4480 फॉलो कर सकते हो। तो 90 लाख रुपया कैश में मिला है तो उसका 8% डीम्ड इनकम, 15 लाख रुपया अकाउंट पे ही चेक से मिला है तो उसका 6% डीम्ड इनकम, ये 8,10,000 रुपया आपकी टोटल इनकम है, ठीक है। इसके ऊपर आप टैक्स कंप्यूट करो और एसएससी को बोलो 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। आपको 4 बार भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4480 फॉलो करता है वो साल में एक ही बार एडवांस टैक्स भरता है, सफिशिएंट है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत मजा आया इस पहली आरटीपी के अंदर। तो एक बार देख लो, फिर हम लोग दूसरी आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी मई 2022, यहां पर एक एसएससी है मिस्टर आशुतोष, उसका एज है 65 इयर्स। अब उसकी टोटल इनकम निकालना है, ऐसा अज्यूम करना है अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा और नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। आप सबको पता है जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं उनकी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट की सिर्फ इनकम जो इंडिया में अक्रू होती है या इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है वही टैक्सेबल होती है, ठीक है। सबसे पहले एक लैंड है जयपुर में, वो बेचा, उससे कैपिटल गेन्स हो गया। देखो इंडिया में लैंड है तो इनकम इंडिया में अक्रू हो गई, तो इसको भी भरना होगा, इसको भी भरना होगा, दोनों को भरना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी दिल्ली में है, उससे रेंट आ रहा है तो वो दोनों को टैक्स भरना होगा, लेकिन रेंट आ रहा है तो रेंट के ऊपर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा दोनों को, ये केयरफुल रहना। जब भी इंडिया का नाम आ जाएगा सबको टैक्स भरना है, फॉरेन का नाम आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, नेपाल से आया और पैसा भी नेपाल में रिसीव हुआ, तो अब देखो जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट को इस पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम अक्रू भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा, भाई एग्रीकल्चर इनकम कब माफ है, जब इंडिया में कमाओगे तो माफ है, इंडिया के बाहर कमाओगे तो थोड़ी माफ है। क्लास में ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था। उसके बाद यूको बैंक से सेविंग बैंक अकाउंट से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको आरएनओआर को यहाँ पर 18,000 रुपए इनकम मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया की बैंक से कमा रहे हो, इसके लिए 10,000 रुपए इनकम मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बंदा क्या है, पहले कॉलम में रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है, तो पहले कॉलम में उसको 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा 18,000 रुपया पूरा, और सेकंड कॉलम में नॉन रेसिडेंट है तो उसको यहां पर क्या मिल जाएगा, 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि 80 टीटीबी सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए 80 टीटीए का बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लंदन में है, कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है और पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो देखो जो पहला कॉलम है वो तो पूरे अमाउंट पे टैक्स भरेगा, उसके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है। सेकंड कॉलम में सिर्फ 35,000 रुपीज जो इंडिया में रिसीव हो रहा है उस पे टैक्स लगेगा, बाकी पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, बेटी से गिफ्ट मिला, जो बेटी से गिफ्ट मिलेगा वो माफ होता है, रिलेटिव्स में आ जाएगी वो। पास्ट प्रॉफिट अगर इंडिया में लेकर आते हो उस पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो पास्ट ईयर का है, करंट ईयर का नहीं है। करंट ईयर के प्रॉफिट पे बात करो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे बात मत करो, ठीक है। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, बिजनेस भी बाहर किया है,
पैसा भी बाहर रिसीव किया है, सब कुछ बाहर किया है, तो पहले कॉलम वाला टैक्स भरेगा, दूसरे कॉलम वाला टैक्स नहीं भरेगा इस केस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका स्लम सेल के ऊपर क्वेश्चन है 50B के ऊपर। ठीक है, स्लम सेल के अंदर आपको क्या करना होता है, आप एक यूनिट बेच देते हो, तो उसी तरीके से एक असासी ने 2004-2005 में एक यूनिट खोला था, 2 यूनिट थे उसके पास, उसमें से यूनिट टू उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो स्लम सेल के अंदर सेल कंसंट्रेशन क्या होता है, FMB1 और FMB2 व्हिचएवर इज हायर। FMB1 क्या होता है, आपने जो असेट ट्रांसफर किया उसकी FMB, और FMB2 क्या होता है, आपको जो मिला उसकी FMB। तो आपने जो असेट ट्रांसफर किया उसकी FMB कितनी है, लास्ट लाइन में दिया है, देखो 18,10,000 रुपए, 18,10,000 आपने जो असेट ट्रांसफर किया ये उसकी FMB है, और आपको मिला क्या, आपको मिला 18 लाख रुपए। ठीक है, ये ऊपर की सेकंड लाइन में दिया गया है। Therefore, whichever is higher, 18.1 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। उसमें से 78,000 आपका ब्रोकरेज जो आपने पे किया है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वो आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका नेट कंसिडरेशन। अब आपको उसमें से कॉस्ट निकालना है। स्लम सेल के अंदर इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड इन स्लम सेल। अब कॉस्ट निकालते समय नेटवर्थ निकालना है। नेटवर्थ निकालते समय आपको अलग अलग असेट्स की वैल्यू लेना है। सबसे पहले लैंड के लिए क्या लेना होता है, लैंड के लिए हमेशा बुक वैल्यू लेना होता है, तो लैंड के लिए 5 लाख रुपए ले लेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट को इग्नोर करो। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर के लिए आपको डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू लेनी पड़ेगी, WDV। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स। अब फर्नीचर 5 लाख का खरीदा था 1 दिसंबर 2020 में, तो 1 दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक का आप WDV निकालो, डेप्रिसिएशन माइनस करो और WDV निकालो। नीचे वर्किंग दिया है, आप चेक कर सकते हो कैसे आपको WDV निकालने, तो सबको आता है ना यार, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, WDV निकालो, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्थ। ओके, डेटर के लिए आप बुक वैल्यू लोगे, डायरेक्टली बुक वैल्यू उठा के डाल दो। पेटेंट भी एक डेप्रिशिएबल असेट है, इसके लिए भी आपको इनकम टैक्स की WDV लेनी पड़ेगी। इसके लिए पेटेंट का वैल्यू इन्होंने दिया है कि आपने पेटेंट खरीदा था 2019 में, तो 2019 से लेकर अब तक डेप्रिसिएशन लो और WDV निकालो और पेटेंट की वैल्यू डाल दो। उसके बाद सारे असेट्स हो गए। अब लायबिलिटी, बैंक लोन 70% यूनिट 1 का है, अपने को यूनिट 1 नहीं यूनिट 2 का चाहिए, तो यूनिट 2 का कितना हो गया, यूनिट 2 का 30% हो गया। ट्रेड क्रेडिटर्स 20% यूनिट 2 का है, हमको यूनिट 2 का चाहिए, 20% ये ले लो, और अनसिक्योर्ड लोन 30% यूनिट 2 का ये ले लो। ये सब करने के बाद आपको नेटवर्थ आ जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ, सेल कंसिडरेशन से माइनस करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि 2004-2005 में यूनिट सेटअप हुआ था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सिर्फ कैपिटल गेन्स निकालने बोला है तो उतना निकाल के छोड़ दो। नेक्स्ट वन, 2 है लोग है, एक सम्राट है और एक उसकी बीवी है मिसेस कोमल, दोनों 12% शेयर होल्डिंग रखते हैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। ठीक है, अब हस्बैंड का भी 12%, वाइफ का भी 12%, तो दोनों का मिलाकर 24% है, 20% से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या टारगेट किया पता है, अगर हस्बैंड और उसके वाइफ का मिलाकर, या हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स का मिलाकर किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर अगर 20% स्टेक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और ऐसे फर्म में वाइफ अगर जॉब करती है और सैलरी उठाती है बिना कोई काबिलियत के, बिना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, बिना कोई नॉलेज के अगर सैलरी उठाती है, तो सैलरी हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। यहां पर वही दिया, देखो कोमल इस कंपनी में काम करती है, मतलब मेरी बीवी इस कंपनी में काम करती है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे क्लबिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर इन दोनों को डिविडेंड मिला, 22,500 रुपए का डिविडेंड सम्राट को मिला और उसकी बीवी को 45,000 रुपीज का डिविडेंड मिला। अब देखो 22,500 और 45,000 मिला है तो टीडीएस काट के मिला होगा ना। डिविडेंड पे कितना टीडीएस कटता है, 10% टीडीएस कटता है, तो सबसे पहले इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 22,500 टीडीएस काट के मिला है, ये 90% है, तो 100% कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 90% करो, या तो ऐसा बोलो 22,500 इज 90%, तो 100% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई, 25,000 रुपया हो जाएगा सम्राट का डिविडेंड। उसके बाद उसकी वाइफ का, मिसेस कोमल का कितना हो जाएगा, मिसेस कोमल का 45,000 इज 90%, तो 100 इज हाउ मच, तो उसकी वाइफ का डिविडेंड हो जाएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, साथ साथ में सम्राट ने एक और कांड किया है, सम्राट ने अपना आधा डिविडेंड अपनी किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करने बोल दिया। कैन यू ट्रांसफर द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट? अगर आप ट्रांसफर करते हो सिर्फ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो आपका पूरा का पूरा इनकम क्या हो जाएगा, आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। तो सम्राट के हाथ में और 25,000 रुपया क्लब हो जाएगा, जो आपने किसी अपने रिलेटिव के हाथ में ट्रांसफर करने बोला था कंपनी को। तो सम्राट के केस में 25,000 रुपया खुद का डिविडेंड, 25,000 जो अपने रिलेटिव को ट्रांसफर करने बोला था वो भी सम्राट के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो सम्राट का भी 50,000 डिविडेंड आएगा और उसकी वाइफ का भी 50,000 रुपया डिविडेंड आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सम्राट खुद 8,50,000 रुपीज कमा रहा है उस कंपनी से, तो उसकी सैलरी पे वो टैक्स भरेगा, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगा। उसकी बीवी भी 5,50,000 रुपया कमा रही है बिना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, तो उसकी इनकम भी सम्राट के हाथ में क्लब हो जाएगी, 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सम्राट का कुछ बिजनेस है, उससे 15,60,000 रुपया कमा रहा है, उस पर सम्राट टैक्स भरेगा। उसके बाद कोमल का कुछ फिक्स डिपॉजिट है, उस पर कोमल टैक्स भरेगी, 9 लाख रुपीज के ऊपर कोमल टैक्स भरेगी अंडर द इनकम टैक्स लॉ। 9 लाख रुपीज पे कोमल FD IFOS के अंदर इनकम दिखाएगी। उसके अलावा सम्राट
उसके बेटे के नाम पे कुछ एफडी किया है सम्राट ने, ठीक है, या बेटे के नाम पे किसी दादाजी ने एफडी किया है, पता नहीं किसने एफडी किया है, उसके ऊपर बेटे को 54,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता है। अगेन 10% टीडीएस कटेगा 194A के अंदर। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 194A में कटता है, तो 10% अगर टीडीएस कटेगा तो ये इसकी ग्रॉस इनकम है 60,000 रुपए। लेकिन अगर अभी माइनर के बच्चे की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? मां बाप के हाथ में। जिसकी भी इनकम ज्यादा है, अगर आप कैलकुलेशन करो तो सम्राट की इनकम ज्यादा है, तो सम्राट के हाथ में क्लब हो जाएगा और सम्राट को 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बी वेरी केयरफुल, याद रखना न्यू रेजिम के अंदर ये 1500 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर हम लोग सब ओल्ड रेजिम के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहां पर 1500 रुपए का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसकी इनकम ज्यादा है आपको क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन के अंदर जाकर देखना तो आपको पता चलेगा। सम्राट की इनकम ज्यादा, उसकी वाइफ की इनकम कम है, तो सम्राट के हाथ में 60,000 माइनस 1,500 क्लब कर दो। बस यही पूछा है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोला है, हमने निकाल दिया, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर ऋषभ एक रेजिडेंट है, एज 54 इयर्स है और वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाया उन्होंने 82,45,000 रुपीज आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ये सारे डेबिट और क्रेडिट किया है। अब जो गलत डेबिट किया है उसको ऐड बैक करो, जो गलत क्रेडिट किया है उसको माइनस करो, एज सिंपल एज दैट। पीजीबीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि ये 15,40,000 रुपया इज एज पर इनकम टैक्स रूल्स। चेक करो, तो इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, इसको जैसा है वैसे ही रहने देता हूं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिस्टेड शेयर से कमाया, एसटीडी भरा है, तो ये 10 लाख रुपया पीजीबीपी से माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स में दिखाना पड़ेगा, और ये 111A में आता है तो 15% इस पे टैक्स लगेगा आपको। ठीक है, 15% टैक्स। उसके बाद 15,550 का इनकम टैक्स का रिफंड आया है, तो वो पीजीबीपी से माइनस करो और आईएफओएस में जाकर आप कितना टैक्स करो, सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट मिलता है, रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिल रहा है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो आईएफओएस में दिखा दो। डिविडेंड इनकम मिला 15 लाख रुपया, वो पीजीबीपी से माइनस कर दो और आईएफओएस के अंदर जाकर 15 लाख रुपए का डिविडेंड इनकम दिखा दो। ठीक है, उसके बाद सब 65 लाख रुपीस की आपने मशीनरी खरीदी थी 1 अक्टूबर 2021 को, उसको पुट टू यूज किया 1 जनवरी 2022, सारा डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन सब पीएनएल के अंदर बराबर से लिया है। अब एक गड़बड़ कर दी उन्होंने, वो क्या गड़बड़ की मैं बताता हूं। इस मशीनरी को खरीदने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया था 15 सितंबर को, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे? 10.5% इंटरेस्ट, और अप टू 31 मार्च 2022 जो भी इंटरेस्ट है पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया। अब मुझे बताओ क्या सही है पूरा पीएनएल में डेबिट करना? गलत है। 15 सितंबर से लेकर जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता है, दैट इज टिल 31 दिसंबर 2021, उतना इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हो आप, वो आपको एसेट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 3.5 महीने का इंटरेस्ट 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी से एसेट क्या हो गया है, मशीनरी पुट टू यूज हो गई है, तो 15 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 3.5 महीना, तो 50 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर उठा लो 10.5% मल्टीप्लाई बाय 3.5 मंथ्स डिवाइड बाय 12, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,53,125। इसका आपको पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिल सकता है, ये आपको पीजीबीपी में ऐड बैक करना पड़ेगा। इसको आपको असेट में ऐड बैक करके उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी मैन्युफैक्चरर है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि एसेट 180 दिन से कम यूज हुआ है, जनवरी 2022 में यूज हुआ है, तो आपको 7.5% 50% नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 50% एडिशनल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा, उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, उसके बाद अपनी बेटी के लिए कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, 40,000 रुपया पे किया, सम अश्योर्ड 5 लाख है, पॉलिसी 2016 में लिया था तो 10% तक अलाउड है, तो 40,000 रुपए का पूरा डिडक्शन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद खुद के लिए और अपनी बीवी के लिए 45,000 रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है, तो उसका भी आपको 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन रेजिडेंट नहीं हो, आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपको पूरा 50,000 नहीं मिल सकता है। लास्ट में आपने बैंक से 1.5 करोड़ रुपया विड्रॉ किया है, मुझे बताओ अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंक से विड्रॉ करोगे तो टीडीएस काटता है कि नहीं बैंक? यस, सेक्शन 194N के अंदर बैंक 50 लाख रुपया 1 करोड़ के ऊपर एक्सेस अमाउंट पे 2% टीडीएस काटेगा, तो 1 लाख रुपए का इसका टीडीएस कटा होगा। अब इसकी टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम तो निकाल लिया, टैक्स निकालो, टैक्स निकालते समय 11,111 पे 15% आएगा और बाकी इनकम पे स्लैब रेट। अब हमेशा रखना, याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना टैक्स लायबिलिटी निकालो, क्या निकालो? टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो टैक्स निकाल के छोड़ दो। लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा टैक्स पेएबल निकालो, तो आपको केयरफुल रहना है, पहले टैक्स निकालना है, फिर उसमें से अगर कोई एडवांस टैक्स भरा है तो वो माइनस करना है। तो देखो यहां पर 17,50,000 का एडवांस टैक्स भरा है, वो माइनस पेएबल बोलेगा, जब बोलेगा टैक्स पेएबल निकालो तो फिर आपको उसमें से एडवांस टैक्स मारना है और उसके वजह से आपको 194N का टीडीएस टीसीएस भी निकालना है। ये 194N में जो आपका टीडीएस कटा है वो भी आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहां पर टैक्स पेएबल बोला है। अगर बोलता था कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। कंप्यूट टैक्स पेएबल बोलेगा तो आपको एक्चुअल में कितना पेएबल है जेब से वो पता लगाना है, और पेएबल क्या होता है? टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद जो बचता है वही पेएबल होता है, उसके अलावा पूरा अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने कुछ पैसा प्रीवियस ईयर में भर दिया था। एक लास्ट क्वेश्चन इस आरटीपी के अंदर जो है, शिवानी एक है यूएस सिटीजन है, उसने एक इंडियन से शादी कर ली 2015 में, उसके बाद से वो
इंडिया में रहती है, उसके बाद से इंडिया के बाहर कभी नहीं गई, ठीक है। तो लगभग 7-8 साल से वो इंडिया के अंदर ही है। अब उसका बैंक अकाउंट है यूएस के अंदर और उसका एक घर भी है यूएस के अंदर। अब उसने वो घर को बेचकर क्या कर दिया, उसने 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स कमा लिया और 54 ईसी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसने अपना कैपिटल गेन्स माफ करवा लिया, ठीक है। उसकी और कोई इनकम नहीं इंडिया में, क्या उसको रिटर्न भरना जरूरी है? द आंसर इज यस। देखो उसकी इनकम कितनी है, 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया भी उसने 54 इसी में इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी इनकम जीरो हो गई। देखो इनकम की वजह से उसको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, लेकिन एक और क्लॉज है जो आपको बताता है कि रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, जो शिवानी है 7-8 साल से इंडिया में रह रही है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। तो अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और अगर आपका फॉरेन कंट्री में कोई बैंक अकाउंट है या फॉरेन में कोई एसेट था और अगर वो एसेट था तो आपको इंडिया में रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लिए जाएंगे, ठीक है। अब रिटर्न भरना कब मैंडेटरी है सर, कब तक भरना होगा मुझे, कब तक भरना होगा? रिटर्न जुलाई तक भरना होता है, 31 जुलाई तक। अगर नहीं भर सकते हो तो 31 दिसंबर तक का भी आपके पास टाइम है एज पर द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। चेक कर लो, ये है आपकी मई 2022 की आरटीपी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी नवंबर 2022। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। मिस्टर धनुष एक इंडियन सिटीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंडियन सिटीजन है। वो एक कंपनी में काम करता है मुंबई के अंदर। अब उसको एक जॉब मिला यूएसए से, ठीक है। तो वो 1 जून 2020 को यूएस से चला गया वो नौकरी के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1 जून 2000 उसको ऑफर मिला, सॉरी वो छोड़ के कभी गया 31 जुलाई 2020 को इंडिया छोड़कर चला गया, ठीक है। और उसने वहां पर जाकर कंपनी ज्वाइन कर ली। अब नेक्स्ट ईयर दैट इज 21-22 में वो इंडिया विजिट करता है। इंडिया विजिट करता है 25 मई को, 25 मई को इंडिया विजिट किया और 22 सितंबर तक वो इंडिया में था, ठीक है। उसकी कुछ इनकम्स नीचे दी गई है और आखिर में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्टर धनुष का रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए और कंप्यूट इस टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम भी बताइए। अब देखो सबसे पहले इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अपने को कौन सी कैटेगरी में जाना पड़ेगा? 3rd कैटेगरी में। एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया आता है विजिट के लिए और 120 दिन से कम रहता है तो नॉन रेसिडेंट। 120 दिन से लेकर 181 डेज तक रहता है तो कुछ और कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहां पर देखो ये बंदा 21-22 में 121 डेज के लिए रहता है। अगर आप काउंट करो 25 मई 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक तो एक्जैक्टली 121 डेज होता है। तो इसका नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना हो गया? 121 डेज। अब पिछले 4 साल में उसका कितना है? पिछले 4 साल में वो 365 डेज से ज्यादा रहता है क्योंकि वो इंडिया छोड़कर पहली बार जा रहा है, ठीक है। पहली बार इंडिया छोड़कर जा रहा है तो पिछले 7 साल में वो पूरा टाइम इंडिया में ही था, तो पिछले 4 साल में 365 डेज हो गए। अब एक और कंडीशन इसको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर उसको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपया होनी चाहिए। अब इंडियन सोर्सेस की इनकम में क्या आएगा? क्या सैलरी रिसीव्ड इन यूएसए, सैलरी फ्रॉम यूएसए, क्या ये इंडियन सोर्स की इनकम है? नहीं नहीं, ये इंडियन सोर्स की इनकम नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्या ये इंडियन सोर्स की इनकम है? यस, ये इंडियन सोर्स की इनकम है। उसके बाद पंजाब से एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आ रही है? नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट है, छोड़ दो। उसके बाद लखनऊ में प्रॉपर्टी है, उससे रेंट आ रहा है, यस ये 4 लाख रुपया, लेकिन उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लो तो ये 2.8 लाख भी इंडियन सोर्स की इनकम है। उसके बाद उसका प्रोफेशन यूएस में है लेकिन सेटअप इंडिया में, क्या ये भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंडियन सोर्स की मानी जाएगी कि अगर बिजनेस बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है, तो ये भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। तो ये 6 लाख भी इंडिया में ले लो। ये सब टोटल मारने पर क्या क्या इंडियन सोर्स की इनकम मानी जा रही है? डिविडेंड इंडियन सोर्स की इनकम मानी जा रही है। रेंट में से जो 30% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इंडियन सोर्स की इनकम, और ये जो प्रोफेशन से इनकम आ रही है, जो प्रोफेशन बाहर है लेकिन सेटअप इंडिया में, तो ये तो इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाती है। तो ये 14.3 लाख होता है। देयरफॉर इसकी टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 15 लाख रुपए के अंदर है। देयरफॉर ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है? ओनली इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब इसमें से कौन कौन सी इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है? एक डिविडेंड इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है और एक रेंटल इनकम 30% निकालने के बाद 2,80,000 वो अक्रू हो रही है। बाकी कोई भी इनकम, फर्स्ट वाली इनकम यूएस में अक्रू हो रही है, रिवर्स में रिसीव हो रही है। थर्ड वाली इनकम तो वैसे भी माफ है। लास्ट वाली इनकम सिर्फ एनओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। एनओआर और एनआर में इसी की वजह से तो फर्क आता है। लास्ट वाली इनकम अगर प्रोफेशन बाहर है, सेटअप इंडिया में हो रहा है, बिजनेस बाहर है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस पर सिर्फ एनओआर भरता है, एनआर नहीं भरता है। तो एनआर इस केस में सिर्फ डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम, इन दोनों पे टैक्स भरेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक मामूली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किए थे, नॉर्मल का चैप्टर्स में भी और फिर बाद में आरटीपी एमटीपी के डिस्कशन में भी हमने किया था। मिस्टर रॉय एक कोलकाता में उसके पास एक घर है जिसमें उसने 3/4 घर बोला है सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 1/4 घर बोला है उसने लेट आउट है, ठीक है। अब जो लेट आउट घर है वो उसने 12,000 रुपए पे लेट आउट कर दिया है। कितने हजार रुपए पे लेट आउट कर दिया है? 12,000 रुपए पे लेट आउट कर दिया है, ठीक है।
अब ये जो लेट आउट घर है वो 20 फरवरी को टेनेंट ने क्या कर दिया, वेकेट कर दिया। इसका मतलब मार्च के अंदर वो घर क्या था, वो एम्प्टी पड़ा था, खाली पड़ा था। मार्च में वो घर खाली पड़ा था और जैन और फेब का रेंट उसको मिला भी नहीं, कुड नॉट बी रियलाइज, तो ये अनरियलाइज रेंट हो गया। रूल 4 के सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए अनरियलाइज के रेंट के अंदर। अगर आप 4 कंडीशन फुलफिल करोगे, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, सामने वाले टेनेंट के अगेंस्ट आपको केस करना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अगर आपने किया है तो उतना रेंट आप टोटल रेंट में से, एक्चुअल रेंट में से माइनस कर सकते हो। इसके अलावा म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू 4.5 लाख है, फेयर रेंट 4,70,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 5 लाख है, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है और उसने लोन लिया है 30 लाख रुपए का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया 1,51,000 का। कंप्यूट करो उसकी इनकम, तो देखो उसकी इनकम कैसे आएगी, 1/4 क्या होगा उसका, एलओपी हो जाएगा और उसका 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 एसओपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सबसे पहले एसओपी की बात करते हैं। टोटल 1,51,000 का इंटरेस्ट पे किया है, उसमें से 3/4 एसओपी, तो इतना 3/4 आप एसओपी में डिडक्शन ले लोगे और उसका आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिखा दोगे, ठीक है। और 1/4 क्या करोगे, एलओपी में ले लोगे, ठीक है। एलओपी में उसका आप बाद में जीएवी वीएवी के बाद में माइनस कर देना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी पूरी टोटल इनकम की, कैसे कंप्यूट करेंगे एलओपी। एसओपी तो बहुत सिंपल है, 151 का 3/4 हो गया एसओपी। अब जीएवी पे बात करते हैं। जीएवी के लिए आपको क्या करना होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर उसके बाद में कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिलेगा। अब उसका 1/4 ले लो, क्योंकि 1/4 ही यहां पर एलओपी में, बाकी 3/4 तो एसओपी में, उसका 1/4 ले लो। अब उसका 1/4 लेने के बाद आपको रेंट पर मंथ से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। रेंट कितने महीने का आपको मिलना चाहिए, 11 महीने का रेंट मिलना चाहिए, ठीक है। 11 महीने का रेंट जो मिलेगा उसमें से आप 2 महीने का रेंट माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो सर, 2 महीने का रेंट माइनस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 महीने का रेंट अनरियलाइज रेंट है, फेब और जैन का, ठीक है, तो माइनस कर दो। उसके बाद में आप नोशनल रेंट ऐड करो मार्च का। याद है, अगर प्रॉपर्टी वेकेंट करते हो और फिर बाद में पार्ट ऑफ द मंथ के लिए अगर वो एम्प्टी पड़ी है तो 1 महीने का रेंट जो भी आपका वेकेंट पीरियड है उतने मंथ का रेंट आपको नोशनल रेंट ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सा हायर है। तो 1 महीने का रेंट 12,000 रुपए नोशनल रेंट ऐड करो कंपैरिजन पर्पस के लिए और उसके बाद आप देखो विच एवर इज हायर। एक बार वो पता चल गया फिर जो भी हायर है वो हिसाब से आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सा क्वेश्चन है, म्युनिसिपल टैक्स ले लो 10%, लेकिन उसका सिर्फ 1/4 ही लेना क्योंकि 1/4 एलओपी है। उसके बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट भी 1/4 लेना, आपका कंप्यूटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी आज की तारीख में रिडंडेंट हो चुका है, एक कॉन्सेप्ट था 2011, 2021, 2020 में, अब वो कॉन्सेप्ट आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट ने भी स्टडी मटेरियल से निकाल दिया है, उसके ऊपर बेस था एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने भी यहां से इसको निकाल दिया, तो इस पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर कबीर एक रेजिडेंट है, कितने साल का है, 45 इयर्स एज है उसकी और ये सारी इनकम उसने कमाया है, ठीक है। अब गौर से देखना उसने क्या क्या इनकम कमाया है। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, लेकिन टी बिजनेस से जो भी इनकम आता है उसमें से सिर्फ 40% ही टैक्सेबल होता है, 60% एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम होता है। याद है कि नहीं याद है आपको, टी बिजनेस का 40% टैक्सेबल, 60% एग्जेम्प्ट। तो यहां पर मैं सिर्फ 2 लाख रुपया लूंगा। लॉस फ्रॉम शुगर बिजनेस, ये आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजनेस इनकम में एक और चीज आ जाएगी, सैलरी रिसीव्ड एज ए पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है तो वो भी पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। तो पीजीबीपी इनकम में आप क्या लोगे, 2 लाख रुपया टी बिजनेस ले लोगे और 4,50,000 रुपीज सैलरी ले लोगे फ्रॉम व्हाट, पार्टनरशिप फर्म, ओके। उसके बाद ये वाला लॉस आप माइनस कर दो। इसके अलावा आपके पास पिछले साल का भी कुछ लॉस है, ये देखो 1 लाख रुपए का, वो भी आप यहां से माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पीजीबीपी लॉस पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ होगी, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड इनकम आपका आईएफओएस में चला जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम आपका एग्जेम्प्ट है। हाउस प्रॉपर्टी जो है आपका वो 4,20,000 एनएवी है, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और देखो यहां पर पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो ये वाले हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैम्बलिंग का लॉस कुछ नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करो। गैम्बलिंग का लॉस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, छोड़ो उसका, कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गेन है यहां पर आपका 75,000 का और यहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है पिछले साल का, वो आप इससे सेट ऑफ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ही नहीं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करवा दो। एलआईसी प्रीमियम भरा आपने एटीसी के अंदर, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, 80,000। बैंक एफडी का इंटरेस्ट 55,000 आईएफओएस में ले लो और 13,000 भी आईएफओएस में ले लो और उसमें से 80 टीटीए का 10,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कैसे सेट ऑफ करना है और क्या कैरी फॉरवर्ड करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला जो लॉस है ये तो आपने सेट ऑफ कर लिया, ये भी लॉस सेट ऑफ कर लिया, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप ये भी सेट ऑफ कर लिया, ये हॉर्स रेस का लॉस आपको क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस्टर कमल का क्वेश्चन है, ये पीजीपीपी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, ऐसा क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था और आरटीपी में वापस से किया था। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल लेने का मैं हमेशा आपको बताता हूं, उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देने का, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड 30,000 है तो यहाँ पीजीबीपी से माइनस हो जाएगा और आईएफओएस में आप उसका क्या दिखा दोगे, इंटरेस्ट दिखा दोगे, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट आईएफओएस में दिखाओगे। बोनस टू स्टाफ 7,500 बोनस टू स्टाफ है, वो क्या करोगे, वो पिछले साल का बोनस करंट ईयर के पीएनएल में डेबिट कर दिया और पे भी करंट ईयर में किया, ठीक है, पे भी करंट ईयर में किया, पिछले साल का बोनस करंट ईयर में पे किया, करंट ईयर में पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो बोनस का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर मिलता है 43B के हिसाब से। अब पिछले साल का बोनस करंट ईयर में पे किया तो करंट ईयर में डिडक्शन मिलेगा और आपने करंट ईयर में पीएनएल में डेबिट कर दिया तो ऑलरेडी डेबिटेड है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट किया आपने पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, वो डिसअलाउड है, वो अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है, पीजीपीपी में डिसअलाउड है वो, ठीक है। अगर आपने कोई पेनाल्टी पे किया फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशन, समय पे डिलीवरी नहीं किया, ठीक से डिलीवरी नहीं किया, उसकी पेनाल्टी दे रहे हो तो वो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी होती है, वो पीनल पेनाल्टी नहीं है। कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी का आपको डिडक्शन पीजीबीपी में मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया, पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा, चैप्टर 6 से में आपका डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन याद रखना न्यू रेजिम में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। उसके बाद जीएसटी का पेनाल्टी भर रहे हो, जीएसटी का पेनाल्टी पीनल होता है, डिसअलाउ हो जाएगा। जीएसटी का इंटरेस्ट भर रहे हो, इंटरेस्ट कॉम्पेंसेटरी होता है, जीएसटी के इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक वेयरहाउस खरीदा फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए वेयरहाउस खरीदा, तो अगर कोई वेयरहाउस खरीदते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए तो 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन आपको मिल सकता है, तो यहां 20 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा, ये आप 35AD में ले लो। ये किसके अगेंस्ट लोगे, सबसे पहले ये 22,50,000 आप पीजीपीपी से माइनस करो, इसको अलग दिखाओ, बोलो इनकम फ्रॉम 35AD बिजनेस 22,50,000 और डिडक्शन अंडर 35AD 20 लाख, तो 2,50,000 आपकी 35AD की इनकम हो गई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन 65,000 माइनस कर दो, यहाँ पे जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन है 1,07,250 उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट पे किया एक रेजिडेंट को, उस पर टीडीएस नहीं काटा, अगर रेजिडेंट को कोई चीज पे करते हो उस पर टीडीएस नहीं काटते हो तो 30% आपका क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पीएनएल में आना है, देखो पीएनएल में कुछ ऐड बैक करने लायक है, पीएनएल में ऐसा कुछ भी ऐड बैक करने लायक नहीं है, तो उसके बाद आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, आप टैक्स निकाल लो। टैक्स निकालने के बाद आपको रुकना नहीं है जीवन में, टैक्स निकालने में आपको यहां पर एएमटी निकालना पड़ेगा। देखो फिर से एएमटी बहुत बार पूछता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। एएमटी क्यों निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि अगर कोई भी एसएससी 80JJAA 80QQB 80RRB 10AA या 35AD कुछ भी क्लेम करता है तो उसको एएमटी लग जाता है। एएमटी के लिए उसको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेगा, जो भी टोटल इनकम है उसमें जो भी डिडक्शन 35AD का लिया था 20 लाख रुपए वो ऐड बैक करना पड़ेगा, और सर और फिर उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 20 लाख रुपए ऐड करो और 20 लाख पे जितना भी डेप्रिसिएशन आता है वो माइनस कर दो, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, उस पर 18.5% टैक्स, अगर सरचार्ज की लिमिट क्रॉस होती है तो सरचार्ज, नहीं तो सेस तो 4% हमेशा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत केयरफुल रहना है क्वेश्चन के अंदर। अगर 10AA 35AD 80QQB 80RRB और 80JJAA इनमें से अगर कोई भी डिडक्शन आता है तो एएमटी का इंप्लीकेशन एग्जाम के अंदर जरूर है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी को तो एबीसी कंपनी को कोल की माइन लीज पर दे दी, ठीक है। अगर आप किसी को लीज पर कोई कोल माइन एक्सेट्रा देते हो, लीज पे कोई भी चीज देते हो तो याद करो लीज पे देने पर, पार्किंग लॉट लीज पर दे रहे हो एक्सेट्रा, कोल माइन लीज पर दे रहे हो, तो लीज पे देने वाला मतलब स्टेट गवर्नमेंट को 2% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने लीज पे दिया, जितना भी लीज दिया 8 करोड़ रुपए के ऊपर 2% टीसीएस स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा 16 लाख रुपए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एबीसी कंपनी को लीज पर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, माइन लीज पे दे दिया, तो लीज पर देने पर जो भी पैसा आ रहा है उस पर 2% टीसीएस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। उसके बाद एबीसी कंपनी ने क्या किया, उस माइन से कोयला बनाया और कोयला बेचा। अब कोयले बेचने वाले को क्या करना होता है, कोयले बेचने वाले को 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है 206C सबसेक्शन 1 के अंदर। गौर से सुनना, तो कोयला बेचने वाला कौन है, एबीसी, एबीसी को 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो उसका बायर है ना, बायर जो उसका बायर है, उसका बायर कौन है, महा पावर लिमिटेड, वो बोलता है, वो एक डिक्लेरेशन देता है एबीसी को, बोलता है यार मेरे से आप टीसीएस मत लो क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूं फॉर जनरेशन ऑफ पावर। अब याद रखो, अगर मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है, मैं अगर आपको कोल बेच रहा हूं तो मुझे टीसीएस लेना है 1%, लेकिन अगर आप मुझे डिक्लेरेशन देते हो कि नहीं मैं कोल को बेचूंगा नहीं, मैं तो कोल ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं तो कोल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा हूं या तो पावर जनरेशन के लिए ले रहा हूं, किसके लिए ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन, तो फिर वो अगर वो बायर डिक्लेरेशन देता है सेलर को तो सेलर उस पर टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर बायर जो महापावर है उसका पिछले साल का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर बायर को 194Q के अंदर टीसीएस का टीडीएस काटना पड़ेगा
एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन एक्सेस अमाउंट। याद करो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर बायर का, सेलर तो टीसीएस नहीं कलेक्ट कर रहा है, क्यों कलेक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि बायर क्या कर रहा है, बायर बोल रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, तो इसलिए सेलर नहीं कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर बायर का पिछले साल का टर्नओवर, महापावर का पिछले साल का टर्नओवर देखो 10 करोड़ से ज्यादा है, और देखो 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहा है, तो फिर महापावर को यहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन 1.5 करोड़, क्योंकि टोटल 2 करोड़ का सामान खरीदा है, तो 1.5 करोड़ पे 0.1% का टीडीएस महापावर काटेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और एक आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के अंदर है, सो नॉट एमसीक्यू, इन दिस पर्टिकुलर आरटीपी, दैट इज मिस्टर विकास एक रेजिडेंट है, 80 साल के हैं, उनकी हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है, ठीक है, कुछ 50,000 रुपया पर मंथ का रेंट कमाते हैं और कोई इनकम नहीं है उनकी पूरे साल में। क्या उनको रिटर्न भरना जरूरी है? देखो, अगर 50,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं तो साल का 6 लाख रुपया हो जाएगा। 6 लाख में से डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो उनकी इनकम हो जाएगी 4,20,000। अब मुझे बताओ 4,20,000 रुपया क्या उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या ज्यादा है? कम है, क्योंकि 80 साल के रेजिडेंट है, इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख है। देयरफॉर इनको रिटर्न भरना वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने देखो, इनकम के बेसिस पे इनको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आराम से सोचना और मेरे को बताना, इन्होंने पूरे साल में कितना रेंट कमाया? 6 लाख रुपया। तो जो रेंट इनको दे रहा है वो टीडीएस काटेगा कि नहीं काटेगा इनका 194I के अंदर? यह जरूर काटेगा सर, 194I में टीडीएस। तो जो इनको रेंट दे रहा है उसने इनका टीडीएस काटा, एबीसी ने टीडीएस काटा होगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो एबीसी ने कितना टीडीएस काटा होगा? 6 लाख में 10%, 60,000 रुपए। अब देखो, रिटर्न फाइलिंग के अंदर एक कंडीशन है, अगर आपका पूरे साल में 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस कट चुका है, याद है आपको, अगर आपका पूरे साल में 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस कट चुका है, और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए तो सिर्फ 25,000 या रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 या उससे ज्यादा, और बाकी सबके लिए 25,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस कट चुका है, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो इस बंदे का देखो 50,000 से ज्यादा टीडीएस कट चुका है, तो इसको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। टीडीएस की वजह से रिटर्न भरना पड़ेगा, इनकम की वजह से नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारा तीसरा आरटीपी। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा और चीजें रिकॉल हो रही होगी, और आप लोगों को समझ रहा होगा कि कैसे बारीकी से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, और कैसे हम लोग उस सबको फटाफट 10-15 मिनट में एक आरटीपी को हम लोग खत्म करके बारीकी से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करो जीवन में, ठीक है, सिर्फ बैठे मत रहो, हाथ पे हाथ रख के, ठीक है। नीचे कमेंट करो कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में, और आपको अगला वाला वीडियो, एमटीपी वाला वीडियो कब तक चाहिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। So let's move on to the next RTP, that is RTP मई 2023 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मिसेस रोमा एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो बाहर काम करती है, वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है, इंडिया के बाहर, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिसेस रोमा इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंडिया के बाहर काम करती है, ठीक है। और अभी अपने को इन सारी इनकम की टैक्सेबिलिटी बतानी है, ये अज्यूम करके कि अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, इस हिसाब से अपने को आंसर करना है। सबसे पहले, वो मलेशिया में काम करती है, सर्विसेज भी वहीं देती है, तो टैक्स लगेगा, एंड द आंसर इज यस। स्पेसिफिक प्रोविजन है, जाकर चेक करना डीम टू इनकम डीम टू अक्रू और राइज वाले चैप्टर में, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को पैसा देती है तो वो इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज हो जाता है, वो टैक्सेबल है। फिर भले बाहर सर्विस दे रहा है तो क्या हुआ, उनका सिर्फ परक्विजिट और अलावेंस गवर्नमेंट ने माफ करके रखा है, बाकी उनकी सैलरी पे इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो इसके ऊपर दोनों को टैक्स लगेगा, और एनओआर को भी लगेगा, एनआर को भी लगेगा। हाँ, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ौदा में लॉस हुआ है बिजनेस में, और ओडिशा में प्रॉफिट हुआ है, तो ये दोनों टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया में अक्रू है, आपस में सेट ऑफ कर लो, 80,000 माइनस 20,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पेरिस में बिजनेस है, पैसा सिडनी में रिसीव हुआ है, कंट्रोल भी पेरिस से हो रहा है, तो देखो एनआर तो इस पे टैक्स नहीं भरने वाला है, एनओआर भी नहीं भरेगा। अगर इंडिया से कंट्रोल होता तो एनओआर इस पे टैक्स भर देता, क्योंकि कंट्रोल भी बाहर हो रहा है, इसके लिए एनओआर भी इस पे टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, लॉस हो रहा है आपको फ्रॉम अ बिजनेस इन कनाडा, जो कंट्रोल हो रहा है देहरादून से। अब ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो एनओआर के हाथ में ये इंडिया में टैक्सेबल है, और एनआर के हाथ में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, तो एनओआर इसको इंडिया में ले लेगा, एनआर इसको इंडिया में नहीं लेगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम बिजनेस का कनाडा से, वही कनाडा वाला बिजनेस जिसका देहरादून से कंट्रोल हो रहा है, उसका यूएडी भी है, तो वो एनओआर को मिल जाएगा, एनआर को वो नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। याद है आपको, एनओआर और एनआर में एक ही तो फर्क है कि बिजनेस बाहर कर रहे हो, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो एनओआर टैक्स भरेगा, लेकिन एनआर टैक्स नहीं भरेगा। यही तो बेसिक फर्क है दोनों में। उसके बाद दिल्ली से एक बिजनेस हो रहा है, इंडोनेशिया से, कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है, तो देखो एनओआर को तो पूरी इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, छोड़ दो, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। लेकिन एनआर सिर्फ उतनी इनकम पे भरेगा 40% जितना इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो एनआर सिर्फ 40% टैक्स भरेगा, ठीक है, 40% इनकम पे। नेक्स्ट वाला, कनाडा में प्रॉपर्टी है, पैसा भी कनाडा में रिसीव हुआ, तो अब दोनों भी टैक्स नहीं भरेंगे, दोनों के हाथ में इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, इसलिए मैं रुक गया, चैप्टर 6 की भाषण में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर आकाश है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब दिया गया है, ठीक है। अब उस घर के अंदर दो पार्ट है, दो पार्ट, उसमें से यूनिट 1 25% वो अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, जैसे वहां पर अपनी क्लास वास ले रहा है, लेक्चर वेक्चर ले रहा है, सीए की ऑफिस खोल के बैठा है, वैसा कर रहा है। और 75% उसने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया है, ठीक है। तो पूरे घर का 25% प्रोफेशन के लिए जा रहा है, 75% उसने लेट आउट कर दिया है। उस हिसाब से सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर दो हेड में बात आ जाएगी, एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो लेट आउट किया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है वो पीजीबीपी इनकम में चला जाएगा। तो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो उसमें पीजीबीपी इनकम भी कमा रहा होगा, यस 8 लाख रुपए इनकम कमा रहा है, देखो थर्ड लास्ट लाइन में प्रोफेशन की इनकम से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सबसे पहले मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम को सल्टा देता हूं, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम खत्म करता हूं, उसके बाद में पीजीबीपी पे आता हूं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में क्या आएगा, 8,500 रुपया पर मंथ रेंटल है, तो 12 महीने का उसका रेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 8% है, लेकिन 8% जो भी है उसका सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट लेना पड़ेगा आपको, 25%। क्यों, क्योंकि 75% तो क्या कर रहा है, सॉरी 75% लेना पड़ेगा, 25% तो वो अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, तो म्युनिसिपल टैक्स का 75% ले लो, ठीक है। अब जब आप हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी निकालोगे तो जीएवी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको जीएवी निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, उसके बाद कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, उसका आप क्या लोगे, उसका आप 75% लोगे, उसका 75%, क्योंकि 75% लेट आउट हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रेंट का 75% लो, फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो पूरे साल के, जो 8,500 रुपए पर मंथ इंटू 12 है, फिर व्हिचएवर इज हायर वो आपका बन जाएगा जीएवी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स निकालते समय आपको 75% म्युनिसिपल टैक्स निकालना है। उसके बाद लाइट एंड वाटर चार्ज मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, नहीं मिलेगा। रिपेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर मिलेगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, एलओपी के अंदर कोई लिमिट भी नहीं होती है, तो आप पूरा ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था 2016 में, उसका भी 12% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 लाख इंटू 12%, रिपेयर का इंटरेस्ट कितना होगा 36,000, और आपने ये लोन 2016 में लिया था और कंस्ट्रक्शन 2019 जून में खत्म हुआ, तो 2016 जून जुलाई से लेकर 31 मार्च 2019 तक 33 मंथ्स होते हैं, वो माना जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो 5 सालों में अलाउ होगा, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट कैसे आएगा, 5 लाख इंटू 12% इंटू 33/5, ठीक है। तो 5 साल में आपको उसका इंटरेस्ट का डिवीजन करके डिवाइड करके डिडक्शन मिलेगा, और करंट ईयर में भी डिडक्शन मिलेगा। तो करंट ईयर में आपको 3 इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, एक तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो, एक तो रिपेयर के लिए जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट, और एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये तीनों इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो करंट ईयर में, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 30% ऑब्वियसली आप लोगे। ये आपका हो गया क्या, हाउस प्रॉपर्टी। अब पीजीबीपी बहुत सिंपल है, 8 लाख रुपए की आपकी प्रोफेशन से रेवेन्यू आई है, उसमें से आप लाइट एंड वाटर चार्ज निकाल लो, कितना, सिर्फ 25%, ठीक है। रिपेयर निकाल लो, कितना, सिर्फ 25%। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर कितना, सिर्फ 25%। उसके बाद में जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है कितना, सिर्फ 25%। ये सारी चीजें आपको 25, और डेप्रीसिएशन भी निकालना पड़ेगा, कितना, सिर्फ 25%, ठीक है। ये सारी चीज आप 25% निकाल लो, आपको पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। मिस्टर सुरेश वो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है, और 1 अप्रैल 2022 को उसके पास प्लांट ए है, प्लांट बी है, 15% डेप्रीसिएशन है, और ब्लॉक का वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में उसने 15 अक्टूबर को एक प्लांट बेच दिया, प्लांट बी को सेल कर दिया, ठीक है, 19 लाख रुपए में। उसके बाद उसको बेचते समय उसने 20,000 रुपए का कुछ खर्चा भी किया, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। उसके बाद उसने 10 मार्च 2023 को एक नया प्लांट खरीदा 22 लाख रुपए का। तो पहले एक ओपनिंग ब्लॉक था, उसमें से कुछ प्लांट बेचा, कुछ प्लांट खरीदा। अब जो नया प्लांट खरीदा ना बेटा, वो उसने सितंबर मतलब अगले साल पुट टू यूज किया, चेक करो, ही हैज पुट टू यूज इन द नेक्स्ट ईयर। अब उसकी बिजनेस इनकम 11 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम लोग उसकी बिजनेस इनकम निकाल लेते हैं। बिजनेस इनकम कैसे आएगी, 11 लाख रुपए की उसकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा, देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख थी, फिर उसने 22 लाख रुपए के प्लांट खरीदे कुछ, ठीक है, और फिर 19 लाख रुपए का प्लांट बेच दिया। उसकी डब्ल्यूडीवी 13 लाख है, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन ये जो 13 लाख है ये कौन सा असेट है, ये नया वाला असेट ही होगा, ठीक है। और नया वाला असेट तो अभी पुट टू यूज नहीं हुआ है, नया वाला असेट तो अगले साल पुट टू यूज होगा, इसलिए इस बेचारे को कोई भी डेप्रीसिएशन का डिडक्शन अभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो करंट ईयर में इसको कोई भी डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे ट्रीटमेंट की। इसने कुछ शेयर्स खरीदा था 2015 में, 2 लाख रुपए के अनलिस्टेड शेयर खरीदा था, ठीक है। अब 2023 में उसने ये 900 शेयर्स बेच दिया 23,50,000 में, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म शेयर्स हो गया। तो सबसे पहले इसका इंडेक्सेशन ले लो आप, 331 डिवाइडेड बाय 254 इंटू 2 लाख रुपीस। उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, शेयर्स बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, उससे उसने घर खरीदा तो उसको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन 54 का एग्जेम्पशन कितना मिलता है,
पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं किया है तो जो भी गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा, पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ उसने एनएचआई के बॉन्ड्स भी खरीदे। देखो एनएचआई के बॉन्ड्स सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पर मिलेंगे एग्जेम्पशन 54 ईसी के। एनएचआई बॉन्ड्स, आरईसीएल बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स का एग्जेम्पशन आपको आपके शेयर्स बेचने पर नहीं मिलता है। हाँ, लॉन्ग टर्म शेयर्स बेचकर आप घर खरीदोगे तो 54F का एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन 54 ईसी का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, यहां पर भी टोटल इनकम पूछा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बातें पूछा है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब टोटल इनकम के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम के अंदर आपको लॉस भी देखना पड़ता है, ये सब वो सब 50 किस्म की मगजमारी है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहां पर देखो, हम लोग चेक करते हैं, इसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस है और दूसरी स्पेक्युलेटिव इनकम से प्रॉफिट है, तो ये 30,000 का लॉस है, ये इस वाले इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। उसके साथ साथ ये नॉन स्पेक्युलेटिव जो लॉस है, क्या वो स्पेक्युलेटिव इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। स्पेक्युलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव का लॉस स्पेक्युलेटिव से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करना है, फिर ये नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस भी आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 35AD का लॉस सिर्फ 35AD की इनकम से सेट ऑफ होता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो, अपने पास ऑप्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर लो, 2 लाख रुपए तक तो सेट ऑफ कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये दोनों 1 लाख और 1,50,000 ये 3 लाख से सेट ऑफ कर लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। जो बैटिंग से इनकम आई है वो IFRS में चले जाएगी। गैम्बलिंग का लॉस नॉट अलाउड, इसको सेट ऑफ करना भी अलाउड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करना भी अलाउड नहीं है, इसको कचरे के डब्बे में डाल दो। ठीक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 12,000 है, और एफडी का इंटरेस्ट कितना है? 40,000 है, टोटल 52,000 है। अब बंदा रेजिडेंट है और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा 80 TTB में। याद करो, सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट्स को 80 TTB में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ऑन एफडी इंटरेस्ट एंड इवन और रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट, तीनों के इंटरेस्ट में मिलता है बेनिफिट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टोटल इनकम निकालो हस्बैंड की, वाइफ की और उनके एक माइनर बच्चे की। ठीक है, इन तीनों की टोटल इनकम निकालो, मिस्टर तुषार की, मिसेस तुषार की और उनके माइनर बच्चे की। सबसे पहले मिस्टर तुषार ने 6 लाख रुपए का एक एफडी कमाया, एफडी खरीदा है और उसका 9% इंटरेस्ट है। अब वो क्या बोलता है, मतलब मेरे भाई के बेटे को वो इंटरेस्ट दे दो। कैन यू ट्रांसफर द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट? नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो एसेट, इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, तो उसकी जो भी इनकम है वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। तो उसकी जो भी इनकम है 6 लाख इंटू 9%, जो भी आंसर आएगा वो 54,000 कुछ आता है, वो मिस्टर तुषार के हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मिस्टर तुषार ने क्या किया है, 1 मई को एक बिजनेस शुरू किया है, 6 लाख रुपया कैपिटल। अब उसी दिन, उसका बिजनेस का पहला दिन 1 मई है, उसी दिन उसकी बीवी ने उसको 5 लाख रुपया दिया। ठीक है, और उसने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट बीवी के हाथ में क्लब हो जाना चाहिए। तो 4 लाख रुपया इंटू 5 लाख जो बीवी ने दिया डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितना है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल यहां पर नहीं देखेंगे क्योंकि बिजनेस ही 1 मई को शुरू हुआ है, तो 1 मई देखो जनरली आपको 1 अप्रैल का कैपिटल देखना होता है, लेकिन बिजनेस ही 1 मई को शुरू हुआ है तो 1 मई का देखो। तो बीवी ने 5 लाख रुपया दिया डिवाइड बाय टोटल 11 लाख, तो 1,81,000 मिसेस तुषार के हाथ में क्लब हो जाएगा और जो बैलेंस है वो मिस्टर तुषार के हाथ में इनकम टैक्स हो जाएगी। लास्ट वाला, उनके माइनर बच्चे ने अपनी स्किल से पैसा कमाया 20,000 रुपए, तो माइनर बच्चा अपनी स्किल से कमाता है तो मां बाप के हाथ में क्लब नहीं होता है, वो बच्चे की इनकम मानी जाएगी, तो बच्चा उस पर टैक्स भरेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालना है एसएससी की। ठीक है, सबसे पहले एसएससी रेजिडेंट है, 48 इयर्स एज है उनकी और एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। बेसिक सैलरी 3,50,000 पर मंथ इंटू 12, तो ये सबसे पहले सैलरी ले लो। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट मिला 20,000 रुपया पर मंथ, आउट ऑफ विच ही सबमिटेड बिल ऑफ 22 लाख फॉर द रेलेवेंट ईयर। ठीक है, तो क्लाइंट एंटरटेनमेंट सब मतलब कंपनी ने उसको बोला होगा क्लाइंट को एंटरटेन करो, क्लाइंट को जो सर्विस देने का है वो दो और उसके लिए खर्चा करो, तो उसने खर्चा किया कितना 2,40,000 रुपए, लेकिन कंपनी को बिल कितना दिया सिर्फ 2 लाख रुपया, तो 40,000 रुपया उसके हाथ में क्या हो जाएगा टैक्सेबल होगा। अगर 2,40,000 का बिल देता तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन उसने बिल सिर्फ 2 लाख का दिया तो 40,000 रुपया उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उसकी कंपनी ने उसको लीव ट्रैवल अलाउंस दिया 4 लाख रुपए का, उसमें से 1 लाख रुपए की टिकट बुक करके दी कंपनी ने उसकी बीवी के लिए, उसके लिए और 2 बच्चों के लिए, और 3 लाख रुपए का होटल बुक करके दिया। तो देखो जरा, कंपनी ने 4 लाख रुपया दिया, होटल का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, लॉजिंग बोर्डिंग का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, सिर्फ ट्रैवलिंग का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो 4 लाख रुपया जो कंपनी ने दिया उसमें से जो 1 लाख रुपया कंपनी ने टिकट के लिए दिया, एयर टिकट के लिए, खुद के लिए, बीवी के लिए और 2 बच्चों के लिए, उतना अलाउड है। ठीक है, तो उतना माफ है, बाकी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी आएगा 20% ऑफ योर टोटल बेसिक सैलरी उसका परफॉर्मेंस बोनस है, वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, कंपनी ने उसको कंसेशनल रेट पे लोन दिया, कितना लोन दिया 15 लाख रुपए का लोन दिया,
2.5% के कंसेशनल रेट पे जून में दिया, जबकि एसबीआई का रेट कितना है 1 अप्रैल का 8% है, तो कितना कंसेशन हो गया 5.5% कंसेशन हो गया। तो 15 लाख पे 5.5% एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट 10 महीने के लिए, क्योंकि जून से लोन दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो जून से लोन दिया तो एम्प्लॉय के हाथ में उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूसिट माना जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कंपनी ने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स भी दिया, दैट इज ईसॉप दिया। तो कितना ईसॉप दिया, 1500 ईसॉप दिया। क्या वैल्यू पर दिया, 1300 रुपए की वैल्यू पर दिया। मार्केट वैल्यू कितनी है 1500, तो 200 रुपया एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट माना जाएगा, 200 इंटू 1500 परक्यूसिट। उसके बाद उसने वो ईसॉप बेच भी दिया, 6 महीने 8 महीने के अंदर बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, 2100 में बेच दिया। और उसका कॉस्ट क्या माना जाता है, जब आपने परक्यूसिट भरा था उस टाइम पे जो वैल्यू लिया था वही कॉस्ट माना जाएगा। तो 2100 माइनस 1500 आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, उसके ऊपर आप कैपिटल गेन्स का टैक्स भर दीजिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दिया है। सबसे पहले उसने रेंटल इनकम कमाया 35,000 रुपीज पर मंथ का, तो उसके हिसाब से उसको रेंटल इनकम ले लो उसकी। ठीक है, कब से लेट आउट किया, जुलाई से लेट आउट किया है, इट वॉज लेटर फ्रॉम जुलाई, तो 9 मंथ्स का उसका रेंटल इनकम ले लो। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स है, हाँ है, 12,000 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, वो उसने पे किया। ठीक है, और उसने उस घर के लिए लोन भी तो लिया था 2.5% इंटरेस्ट पे एम्प्लॉयर से, यस, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा आपको 15 और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ऑब्वियसली। 15 लाख इंटू 2.5% इंटू 10/12, 2.5% का इंटरेस्ट एक्चुअल में इनकर कर रहा है ना, वो एक्चुअल में तो उतना ही दे रहा है ना कंपनी को एज ए लोन के ऊपर इंटरेस्ट, तो 2.5% का उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, आरबीआई का कुछ उसने सेविंग बॉन्ड लिया है, कभी लिया है 1 सितंबर को लिया है, उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा, एक तो जनवरी में मिलेगा, एक अगले साल जुलाई में मिलेगा। और जो भी अज्यूम रिसीट बेसिस, तो जो भी जैसे मिलेगा गवर्नमेंट बोल रही है रिसीट बेसिस पे उसको टैक्स करो। तो अभी इस साल तो सिर्फ एक ही मिलेगा जनवरी वाला, और जनवरी वाला भी कितने महीने के लिए मिलेगा, 4 महीने के लिए, क्योंकि उसने खरीदा कभी सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी अगला इंटरेस्ट तो अगले साल मिलेगा जुलाई में। तो 30 लाख इंटू 7% इंटू 4/12 70,000 रुपीज उसका करंट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, आईएफओएस के अंदर उसको डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट एलआईसी लिया उसने 15,000 रुपए का खुद के लिए और 20,000 रुपए का बीवी के लिए, मिलेगा, हाँ मिलेगा, 30,000 रुपीज का मिल जाएगा एलआईसी का डिडक्शन एटीसी के अंदर। अच्छा, पिताजी के लिए उसने एलआईसी लिया, पिताजी के लिए एलआईसी लोगे तो उसका डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलता है, एटीसी में सिर्फ खुद बीवी और बच्चे कवर्ड है, पिताजी भाई बहन ये लोग सब लोग नहीं कवर्ड है। उसके बाद उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया ब्रदर के लिए और उसके बाद में अपने बेटे के लिए, लेकिन गलती कर दिया दोनों जगह, ब्रदर तो कवर्ड ही नहीं है, बेटा कवर्ड है, लेकिन बेटे का मेडिकल इंश्योरेंस उसने कैश में पे कर दिया। ब्रदर तो कवर्ड ही नहीं है, छोड़ दो, बेटा कवर्ड है लेकिन बेटे का कैश में भर दिया, तो उसका भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड इनकम कमाया उसने 5 लाख रुपए की, तो वो चला जाएगा आईएफओएस के अंदर, तो उसको आईएफओएस के अंदर डाल दो। ठीक है, उसके बाद उसकी टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। 111 का जो इनकम है, 111 के ऊपर उसको 15% का क्या लगेगा, 15% का उसको टैक्स लगेगा, बैलेंस पे उसको स्लैब रेट्स लगेगा। एसएससी की इनकम 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर जाकर देख लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस आरटीपी के अंदर जो है कि आपको बताना है इन 4 ट्रांजैक्शंस में से कहां पैन कोड करना मैंडेटरी है, परमानेंट अकाउंट कोड करना मैंडेटरी है। देखो 15-16 ट्रांजैक्शंस मैंने क्लास में पढ़ाए थे लास्ट चैप्टर में, जहां पर पैन को कोड करना मैंडेटरी इनकम टैक्स में। करंट अकाउंट ओपन करूंगा तो पैन कोड करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। अगर 1 लाख रुपए के ऊपर के शेयर्स बेचता हूं तो पैन कोड करना मैंडेटरी है, इसलिए यहां पर कोड करना मैंडेटरी है। 2 व्हीलर खरीदोगे तो पैन कोड करना मैंडेटरी नहीं है, 4 व्हीलर खरीदोगे तो पैन कोड करना मैंडेटरी है। अगर कोई भी पेमेंट आप करते हो, यहां पर प्रोफेशनल लैपटॉप खरीद रहे हो, कोई भी पेमेंट 2 लाख रुपए के ऊपर करते हो तो पैन कोड करना मैंडेटरी है। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा ये सारी चीजें रिवाइज करके इतनी बारीकी से और इतने जल्द से जल्द 10 से 15 मिनट में हम लोग एक आरटीपी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं विद कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसके बाद 2-3 बार देख लो उसको, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में चले जाओ। ठीक है, चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी नवंबर 2023 हमारी सेकंड लास्ट आरटीपी है। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक मिस आयशा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये इंडियन सिटीजन है, वो एक लॉयर है बाय प्रोफेशन। उन्होंने 2019 में अपना लॉ का प्रोफेशन शुरू किया था। 2021 में उन्होंने शादी कर ली एक अमेरिकन सिटीजन के साथ। मिस्टर राम अमेरिकन सिटीजन है। मिस्टर राम इंडिया आ गए 1 मई 2020। उन्होंने इंडिया में एक कंपनी ज्वाइन कर ली, एमएनसी में नौकरी किया, उसके बाद उनको प्रमोशन मिला, वो दुबई चले गए और 1 अक्टूबर 2021 को मिस्टर राम दुबई चले गए। तो 1 मई 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक मिस्टर राम लगभग 15, 16, 17, 18 महीने तक वो इंडिया में थे। उसके बाद वो इंडिया छोड़कर चले गए। उसके बाद उनकी वाइफ मिसेस आयशा, वो भी उनको उनके साथ चले गई दुबई, वहां पर जाकर कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं वो। ठीक है, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ 3 महीने इंडिया आते हैं, जून से अगस्त तक वो 3 महीना इंडिया में है 2022 के अंदर। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ
साथ समय बिताने के लिए। अब मिस्टर राम ने ये सारी इनकम कमाई, मिस्टर आशा ने ये सारी इनकम कमाई, अब मिस्टर राम और मिस्टर आशा की ये सारी इनकम कमाई है। अब इनका रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना है और उनकी टोटल इनकम पता लगाना है। देखो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मिस्टर राम की बात करते हैं। मिस्टर राम एक अमेरिकन सिटीजन है, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो रेसिडेंशियल स्टेटस का 182 डेज वाला या तो 60 + 365 डेज वाला। तो अब 182 डेज तो मिस्टर राम का होता नहीं है। करंट ईयर में मिस्टर राम कितने दिन आते हैं? जून, जुलाई, अगस्त में आते हैं, तो 92 डेज मिस्टर राम का करंट ईयर में होता है। और पिछले 4 साल में उनका कितना होता है? देखो 1 मई 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक मिस्टर राम इंडिया में थे, तो उससे पहले तो राम इंडिया में आए नहीं थे। ये 18 महीने के लिए राम इंडिया में थे, तो ये 18 महीने का दिन होता है 519 डेज। तो मिस्टर राम का करंट ईयर में कितना दिन हो गया? करंट ईयर में हो गया 92 डेज, और लास्ट 4 साल में कितना हो गया? 590 डेज। मिस्टर राम उस हिसाब से बन गए क्या? रेजिडेंट बन गए। अब क्या मिस्टर राम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन पाएंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिस्टर राम नहीं बन पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज पिछले 7 साल में उनका 730 डेज का स्टे नहीं हो पा रहा है। तो मिस्टर राम का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? या तो इनकम इंडिया में अक्रू होनी चाहिए, या तो इनकम इंडिया में रिसीव होनी चाहिए, या तो बिजनेस इनकम बाहर अक्रू हो रही है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मिस्टर राम की इनकम देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरी कमाया उन्हें दुबई से, नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई, तो ये इनकम पे उनको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाए इंडियन कंपनी से, इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा क्योंकि ये इंडिया में अक्रू हो गई है। उसके बाद दिल्ली में प्रॉपर्टी है, उससे भी इंडिया में टैक्स लगेगा, इंडिया में अक्रू हो गई है। उसके बाद इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, उस पे भी टैक्स में लग जाएगा। तो राम की ये तीनों इनकम उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। अब बात करते हैं मिस आशा की। मिस आशा है इंडियन सिटीजन। अब ध्यान से सुनना, इंडियन सिटीजन के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। सबसे पहले तो एक इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में आता है विजिट के लिए और 120 दिन से कम आता है, मिस आशा जी करंट ईयर में कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 92 डेज के लिए आ रहे हैं। एंड इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया फॉर लेस देन 120 डेज, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन इंडियन सिटीजन उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये नॉन रेसिडेंट हो गए। लेकिन एक और कानून है, पता है? एक इंडियन सिटीजन का एक और कानून है जहां पर इंडियन सिटीजन डीम रेसिडेंट बन जाएगा अगर उसकी फॉरेन सोर्सेस की इनकम छोड़कर, मतलब इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो डीम रेसिडेंट बन जाएगा। याद है, इंडियन सिटीजन हैविंग एन इंडियन सोर्स इनकम ऑफ मोर देन 15 lakhs और किसी दुनिया के किसी भी कोने में वो लायबल टू टैक्स नहीं है, तो उसको इंडिया में डीम रेसिडेंट माना जाएगा। तो चलो वो चेक करते हैं। कैन शी बी कॉल्ड एज डीम रेसिडेंट? उसके लिए उनकी इंडियन सोर्सेस की इनकम देखनी पड़ेगी। सबसे पहले उनका इनकम है कहां से? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन इन दुबई बट सेटअप इन इंडिया। क्या ये भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाती है? यस, ये भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाती है। अगर इनकम बाहर कमाए हो, बिजनेस इनकम बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, ये 15 लाख की लिमिट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंसी के प्रोफेशन से 3 लाख रुपए आया इंडिया से, वो भी आ जाएगा। टोटल 15 लाख ऑलरेडी हो चुका है। 15 लाख क्रॉस होना चाहिए। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश कंपनी के शेयर्स वेयर्स बेचे, दुबई में पैसा मिला, ये इंडियन सोर्स की इनकम नहीं मानी जाएगी, और ये तो लॉ से छोड़ दो। तो टोटल इनकम अगर उनकी इंडियन सोर्स से देखा जाए तो एग्जैक्टली 15 लाख है। और डीम रेसिडेंट के लिए हमको क्या चाहिए? 15 लाख क्रॉस होना चाहिए। यहां 15 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली 15 लाख है। देयरफॉर उस हिसाब से फिर से ये क्या बन गई? ये बन गई है मिस आशा जी नॉन रेसिडेंट। डीम रेसिडेंट भी नहीं कहलाई जा सकती है क्योंकि 15 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है। देयरफॉर मिस आशा जी नॉन रेसिडेंट है। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट की क्या ये 12 लाख रुपए की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? नहीं, वो सिर्फ एनओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। क्या ये 3 लाख रुपए टैक्सेबल होगा? हाँ, प्रोफेशन इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी के शेयर्स, दुबई में पैसा मिला, टैक्सेबल नहीं होगा। और ये लॉस जो भी है वो इंडिया में सेट ऑफ करना जब भी कैपिटल गेन्स आएगा। फिलहाल तो आप पीजीबीपी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। देयरफॉर उनकी इनकम, टोटल इनकम सिर्फ कितनी होगी? सिर्फ 3 लाख रुपया होगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें 4 क्वेश्चन है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना है। सबसे पहले 17 साल का एक बच्चा है, उसको 3.5 लाख रुपया मिली एज एन एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो क्वेश्चन बोल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा, एंड द आंसर इज नो। अगर कोई बच्चे को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1016 के अंदर। ठीक है, वो इनकम टैक्स उस पे नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1016 में। सेकंड क्वेश्चन, एक पार्टनरशिप फर्म है, वो प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहा है 44AE वाला, वो ट्रक वाला। क्वेश्चन बोलता है उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम। ऐसा गलत है, उसको पीजीबीपी के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को अगर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट देता है तो उसका डिडक्शन आपको 40B का इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। याद करो 44AD और ADA में नहीं मिलता है, लेकिन 44AE में रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ये सब लिखवाया हूं क्लास में, जाकर चेक करना। ठीक है, तीसरा चीज, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1.5 लाख रुपए का कैश क्रेडिट मिला, उसके ऊपर उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका क्या होगा?
क्वेश्चन बोलता है 30% टैक्स होगा 115 बीबी के अंदर, गलत है। सबसे पहले तो अगर कोई अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मिलता है तो उसका टैक्स 115 बीबी में लगता है। 60% टैक्स लगता है, याद करो, 25% सरचार्ज लगता है और 4% सेस लगता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसको कुछ पेंटिंग मिली, कुछ स्कल्पचर मिला, मिस्टर कमल और मिस्टर आशीष से। आशीष ने 45,000 रुपए की पेंटिंग दिया और कमल ने 35,000 रुपए का स्कल्पचर दिया, ठीक है, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू 80,000 और 60,000 थी। तो अब क्या उसके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लग जाएगा? द आंसर इज यस। आपको एग्रीगेट करके चेक करना पड़ेगा। दोनों की मार्केट वैल्यू 1,40,000 है और दोनों को आपने खरीदा कितने में? 80,000 में। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना आता है? 60,000, विच इज मोर देन 50,000 रुपीज। देयरफॉर आपके हाथ में क्या लग जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट 56(2)(10) का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एबी लिमिटेड एलएलपी है। इस एलएलपी के अंदर दो पार्टनर्स हैं, दोनों वर्किंग पार्टनर हैं, एक 60% शेयर होल्डर है और एक 40% पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म पार्टनर को 15% इंटरेस्ट देती है, 12% अलाउड होता है, हम सबको पता है। 15 लाख रुपया दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है। 15 लाख भीम ने किया, 15 लाख आनंद ने किया। दोनों पार्टनर को 50,000 और 40,000 का आप रेम्यूनरेशन भी देते हो, ठीक है। तो 25,86,000 तुम्हारा प्रॉफिट है बिफोर कंसीडरिंग इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट के पहले आपका प्रॉफिट कितना है? 25,86,000। अभी सबसे पहले अपने को बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। उसके बाद सारे पीजीबीपी के एक्सपेंसेस और डिडक्शंस और डिसअलाउंसेस आप अप्लाई करोगे, सिर्फ पीजीबीपी के बाहर के आइटम को टच नहीं करोगे। ब्रॉड फॉर लॉस टच करोगे? नहीं करोगे। जो सेक्शन 28 से 44 के बीच में आता है सिर्फ वही टच करोगे। तो देखो शुरू कैसे करना है। सबसे पहले 25,86,000 तुम्हारा क्या है? नेट प्रॉफिट है, इट इज बिफोर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 12% इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। 15 लाख दोनों पार्टनर ने दिया है तो 15 लाख इंटू 12% इंटू 2, ठीक है। दोनों पार्टनर का 15 लाख इंटू 12%, आंसर आ जाएगा 3.6 लाख। सबसे पहले वो माइनस कर दो। उसके बाद बुक प्रॉफिट निकालने के लिए और क्या क्या माइनस करोगे? पीजीबीपी में जो भी आता है सब माइनस करोगे। रेवेन्यू एक्सपेंस साइंटिफिक रिसर्च का पीजीबीपी में आता है, वो माइनस करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये भी पीजीबीपी में आता है, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पीजीबीपी में नहीं आता है, वो सेक्शन 70, 71, 72 में आता है, वो लेस मत करना। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस कर दो, करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस कर दो। फिर से ये लॉस वाला पार्ट अभी लेस मत करना, ये टोटल इनकम कंप्यूट करते समय लेस करना। अभी बुक प्रॉफिट निकालते हो, बुक प्रॉफिट निकालते समय सिर्फ पीजीबीपी के एडजस्टमेंट देना है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी माइनस कर दो, वो भी पीजीबीपी का पार्ट है। ये सब करने पे आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा 10,34,000। 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट पे आपको 90% का डिडक्शन मिलता है, 2,70,000 और उसके ऊपर 60%। आंसर आ जाएगा 7,10,000, ठीक है। आपने एक्चुअल कितना दिया? एक्चुअल दिया पहले पार्टनर को 50,000 इंटू 12, दूसरे पार्टनर को 40,000 इंटू 12, तो एक्चुअल हो गया आपका 10,80,000। लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? 7,10,000। क्या रेशियो में मिलेगा? 60-40 दोनों के हाथ में चला जाएगा और 7,10,400 कंपनी फर्म के हाथ में डिडक्शन के तौर पे फर्म को डिडक्शन मिल जाएगा। अब जब टोटल इनकम कंप्यूट करने की बारी आएगी तब आप लॉस का भी डिडक्शन लोगे, लेकिन ये 14-15 का लॉस आप नहीं ले सकते हो क्योंकि उसका 8 साल एक्सपायर हो चुके हैं। 8 साल एक्सपायर हो चुके हैं तो लॉस 8 साल के बाद कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। तो 14-15 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। हाँ, 18-19 का लॉस आप पीजीबीपी इनकम निकालते समय उसको सेट ऑफ कर लेना, अपनी टोटल इनकम निकाल लेना और पार्टनर्स के हाथ में कितना रेम्यूनरेशन टैक्स होगा? जितना फर्म को अलाउ होता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्स हो जाता है। जितना भी फर्म को अलाउ हो रहा है, व्हाटएवर इज टेकन एज अ डिडक्शन बाय द फर्म, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस एंड द टैक्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग सिनेरियो। दो सिनेरियोस दिए गए, उसमें अपने को कैपिटल गेन्स निकालना है और उसके उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालना है। पहला सिनेरियो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के ऊपर है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर 31 जनवरी 2018 का केस आ जाएगा तो सेक्शन 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। 112A मतलब क्वेश्चन के अंदर लिस्टेड कंपनी लिखा होगा, एसटीडी पेड लिखा होगा, ऐसे सब वर्ड्स लिखे होंगे। अब उसने शेयर्स कितने में बेचा? शेयर्स बेचा 1550 में, 1200 शेयर्स बेचा। ऐसे शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकालते हो? कॉस्ट हमेशा याद रखना। स्टेप नंबर 1, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितने में खरीदा? 425। उसके बाद कंपेयर किससे करने का? कंपेयर करने का 31 जनवरी की एफएमवी। 31 जनवरी की एफएमवी में कौन सी एफएमवी लेने का? हाईएस्ट प्राइस लेने का। कंपेयर विद 31 जनवरी की एफएमवी हाईएस्ट प्राइस विद द सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। उनमें से जो भी लोअर होगा वो आपका स्टेप नंबर 2 होगा। फिर स्टेप नंबर 1 और 2 में से जो भी हायर होगा वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। ये आपका कैपिटल गेन्स हो जाएगा। 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस पे 10% टैक्स लग जाएगा और यहां पर आपको 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो जनरली मिलता है ना, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी है वो नहीं मिलेगा क्योंकि एसएससी नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट को स्पेशल इनकम के अगेंस्ट, नॉन रेसिडेंट को कैपिटल गेन्स की स्पेशल इनकम के अगेंस्ट, 111 के अगेंस्ट, 112 के अगेंस्ट, 112A के अगेंस्ट
स्पेशल इनकम के अगेंस्ट 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला मिस्टर कबीर एक रेजिडेंट है, 45 इयर्स एज है, उसने एक घर खरीदा था 2020 में 19 लाख रुपए का, उसके बाद 2022 में उसने 24,50,000 रुपए में बेच दिया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 25,50,000 है। ठीक है, तो घर हो गया लॉन्ग टर्म। कैसे? क्योंकि 2020 में खरीदा और 2022 में बेचा, 24 मंथ्स के बाद बेचा, तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो उसको इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस 110% से ज्यादा नहीं है। अगर 110% से ज्यादा होता तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेता, लेकिन यहां पर 110% से कम है, तो देयरफॉर मुझे एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा जितने में मैंने बेचा। उसके बाद उसको इंडेक्स कर दो, कैपिटल गेन्स आ जाएगा। अब कैपिटल गेन्स आने के बाद 3,60,631 का कैपिटल गेन्स आया। अब देखो हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। यहां पर रेजिडेंट है तो सबसे पहले देखो 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। ओल्ड रेजिम फॉलो करोगे तो 2.5 लाख, न्यू रेजिम फॉलो करोगे तो 3 लाख, तो 2.5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। साथ साथ में आपको रिबेट भी मिलेगा 87A का। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। 87A का रिबेट सिर्फ 112A के कैपिटल गेन के अगेंस्ट अलाउड नहीं है, बाकी सब इनकम के अगेंस्ट 87A का रिबेट ले सकते हो। अगर आप ओल्ड रेजिम में हो तो 5 लाख रुपए तक, और अगर न्यू रेजिम में हो तो आप 7 लाख रुपए तक रिबेट ले सकते हो। ठीक है, अब ये पुराना आरटीपी है, तो उस टाइम पे ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम का फंडा नहीं था, तो हम उसको ओल्ड रेजिम के हिसाब से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। मिस्टर जतिन रेजिडेंट है, 40 इयर्स है, सीवियर डिसेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीवियर डिसेबिलिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी। इसके वजह से अभी बहुत सारे इंपैक्ट आने वाले क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले उसने लाइफ इंश्योरेंस पे किया 27,000 रुपए का, 2018 में पॉलिसी लिया था, 2,20,000 सम अश्योर्ड है। अब मुझे बताओ, जो डिसेबल पर्सन होता है उसको कितने तक डिडक्शन मिल जाता है? 15% तक डिडक्शन मिल जाता है, और नॉर्मल पर्सन को 10% तक। अब ये डिसेबल है तो इसको 15% का डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसने एक बुक लिखी, उससे रॉयल्टी कमाई। कितनी कमाई? 9 लाख रुपए की रॉयल्टी कमाई, और उसमें 40,000 रुपए का खर्चा किया, तो ये रॉयल्टी इनकम उसकी 8,60,000 रुपया पीजीबीबी में चली जाएगी। उसमें से उसको 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा 80 क्यूक्यूबी में। याद करो, अगर रॉयल्टी कमाते हो बुक से तो 80 क्यूक्यूबी में आपको डिडक्शन मिलता है। याद है आपको? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद his friends gifted a statue of goddess Saraswati to his daughter, ठीक है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हर सेकेंडरी स्कूल। तो उसके फ्रेंड ने, सपोज मेरे फ्रेंड ने मेरी बेटी के पास होने पर मेरी बेटी को कुछ गिफ्ट दिए, ठीक है, वो माइनर बेटी है, ठीक है, 14 साल की है, 65,000 का, तो वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, पिताजी के हाथ में। 65,000 माइनस 1,500 जो आपका एग्जाम्शन मिलता है क्लबिंग का, वो आप क्लबिंग का एग्जाम्शन ले लो, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। उसके बाद मेरे इन-लॉज ने, ससुर जी ने, सासू मां ने मुझे गोल्ड चेन दी, एग्जाम्प्ट है, ससुर जी सासू मां रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, उनसे अगर कुछ मिलेगा तो गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद मैंने 70,000 रुपया मैंने अपने माइनर बच्चे के नाम पे एक एफडी बनाया, उससे इंटरेस्ट आया, तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, 1,500 रुपया क्या हो जाएगा? 1,500 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एनजीओ को 5,000 रुपया डोनेशन दिया, कैश में नहीं मिलेगा। 2,000 रुपए के ऊपर अगर एटीजी में डोनेशन देते हो, इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। 2,000 तक कैश दोगे तो चलेगा, 2,000 से ज्यादा कैश दोगे तो डिसअलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, मैंने 38 लाख रुपीस का एक घर खरीदा, लोन लिया, 45 लाख का घर खरीदा, और उस लोन के ऊपर 1,80,000 रुपीस का सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने 1,80,000 रुपीस का टोटल रीपेमेंट किया। उसमें से 1,05,000 प्रिंसिपल है, तो 1,05,000 जो प्रिंसिपल है उसका डिडक्शन मुझे कहां मिल जाएगा? एटीसी में मिल जाएगा, क्योंकि एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट का, और 75,000 मेरा एसओपी के अंदर डिडक्शन आ जाएगा। ठीक है, इन सब के साथ 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 एक चीज भूलना मत, क्योंकि मैं इस सेक्शन के अंदर हूं, मुझे फ्लैट 1,25,000 रुपीस का एक डिडक्शन भी मिलेगा। वो कौन सा डिडक्शन है बताओ? एटीयू का। एटीयू मुझे मिल जाएगा 1,25,000, क्योंकि मैं सीवियर डिसेबल हूं, तो सीवियर डिसेबल हूं तो मुझे 1,25,000 रुपीस का एटीयू के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। याद आता है आपको? तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए केयरफुल रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर मिसेस कशिश रेजिडेंट है, 62 इयर्स है, तो केयरफुल रहना। 62 इयर्स है तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और उनकी खुद की क्लिनिक है, और उनकी खुद की क्लिनिक के अंदर उन्होंने ये पीएनएल बना के रखा है। ठीक है, इसके अलावा वो कहीं पर नौकरी भी करते हैं पार्ट टाइम के लिए, वहां से उनको सैलरी भी आती है। ठीक है, उसके अलावा उनकी कोई हाउस प्रॉपर्टी भी है, उनसे उनको कुछ रेंटल वेंटल भी आता है। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उनकी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, शी इज वर्किंग पार्ट टाइम इन ट्रू केयर हॉस्पिटल, और वहां से उनको सैलरी मिलती है 85,000 का बेसिक सैलरी मिलती है, 5,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट अलावेंस, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना, उसमें से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, साथ साथ में सेम जिस हॉस्पिटल में वो नौकरी करती है उसी हॉस्पिटल में उनके बेटे का इलाज हुआ है, तो अगर याद करो, अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है उसमें अगर इलाज होता है तो वो माफ होता है। याद है आपको?
एम्प्लॉयर अपने खुद के हॉस्पिटल में आपका इलाज करता है, आपके बच्चों का इलाज करता है, तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये माफ है, माफ है, माफ है, तो इसको माफ कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हाउस प्रॉपर्टी पे आते हैं। सैलरी में बस इतना ही है, 85,000 प्लस 5,000 90,000 इंटू 12 माइनस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, और ये वाला जो ट्रीटमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर वो तो माफ है, वैसे भी छोड़ दो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, हाउस प्रॉपर्टी। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, उनका एक रेजिडेंशियल हाउस है, ठीक है। उन्होंने उसका रिकंस्ट्रक्शन किया, रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक किस्म का रिपेयर किया, ठीक है। 1/4/2022 को उन्होंने शुरू किया, 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया, ठीक है। अभी आफ्टर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया और फर्स्ट फ्लोर उन्होंने रेंट आउट कर दिया अक्टूबर से, ठीक है। और रेंट आउट कर दिया और दोनों इक्वल एरिया है। अब रेंट आउट करने पर उनको 4,000 रुपया 40,000 रुपया मंथली रेंट आ रहा है। तो अक्टूबर से रेंट आउट किया तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है, 6 महीने का रेंट कितना हो जाएगा, 6 महीने का रेंट 24,000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 24,000 नहीं, 40,000 रेंट है तो 2,40,000 रुपया रेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा द टेनेंट पेज 3,000 रुपीज एज पावर बैक चार्जेस। टेनेंट ने पावर बैक चार्जेस दिया, मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया, तो वो इनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। और जितना भी उन्होंने एक्चुअल खर्चा किया है वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि 10,000 रुपया उन्होंने पावर बैक चार्जेस के लिए खर्चा किया टेनेंट के लिए, उतना उनको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब किराएदार ने आपको 3,000 रुपया पर मंथ दिया है टोटल, तो 6 महीने का कितना हो गया, 6 महीने का 24,000 रुपया, 18,000 रुपया हो गया। आपने कितना खर्चा किया, 10,000 रुपया किया, तो 8,000 रुपया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लोन लिया 25 लाख रुपए का फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसका इंटरेस्ट 1,20,000, पहले 6 महीने का 1,20,000 और अगले 6 महीने का 1 लाख, ठीक है। उसका भी डिडक्शन मिलेगा। अब उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। टोटल 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उसमें से एसओपी को 1,10,000 जाएगा, एलओपी को 1,10,000 जाएगा। अब देखो एलओपी का, क्योंकि दोनों इक्वल एरिया है, एलओपी का तो पूरा डिडक्शन ले लोगे आप 1,10,000 पूरा, लेकिन एसओपी का सिर्फ 30,000 मिलेगा, क्योंकि आप रिपेयर कर रहे हो। रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट परचेज, इट इज रिपेयर। तो एसओपी में आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, एलओपी में आपको पूरा 1,10,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। प्लस उसने म्युनिसिपल टैक्स भरा 21, 22, 22, 23 दोनों साल का करंट ईयर में ही भरा, तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको पेड बेसिस पर मिलता है, एक्रूअल बेसिस पे तो मिलता नहीं है। तो दोनों साल का म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन उसको करंट ईयर में मिलेगा, लेकिन उसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आधा एलओपी में जाएगा, आधा एसओपी में जाएगा, ठीक है। तो पेड बेसिस पर आधा एलओपी और एसओपी में तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम के अंदर 55,34,000 तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कन्वेंस का खर्चा किया 48,000 हॉस्पिटल जाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट। अब जो जॉब के लिए आप जो खर्चा कर रहे हो उसका पीजीबीपी में डिडक्शन तो मिल नहीं सकता है, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये 48,000 डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद ये पावर बैक जो चार्जेस किया है वो तो उसका आपको आईएफओएस में डिडक्शन मिल रहा है। पावर बैक का जो पेमेंट किया है आपने तो उसका भी डिडक्शन आईएफओएस में मिल रहा है, पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिल रहा है, पीजीबीपी में डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक इक्विपमेंट खरीदा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख था और करंट ईयर में 75,000 का इक्विपमेंट कैश में खरीद लिया। नहीं खरीद सकते हो, 10,000 रुपए के ऊपर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो एक दिन में एक बंदे को, इसलिए ये 75,000 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इस 5 लाख रुपए पे आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो आप माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद अपनी पोती की ट्यूशन फी पे करी, नहीं मिलेगा। बच्चों की ट्यूशन फी अलाउड है एटीसी में, पोता पोती ये सब की ट्यूशन फीस एटीसी में अलाउड नहीं है, ठीक है। 2 बच्चों की अलाउड है, तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, तुम्हारे पोते नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया बच्चे के लिए, यस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट का 1,56,000 रुपीज इंटरेस्ट का मिलेगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब डेबिट साइड, अब पीएनएल में आते देखते हैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। सबसे पहले सैलरी आपको पीजीबीपी से माइनस करनी पड़ेगी, वो सैलरी में आ गया। रेंट आपको पीजीबीपी से माइनस करना पड़ेगा, वो आ गया हाउस प्रॉपर्टी में। डिविडेंड यहां से माइनस करके आईएफओएस में दिखा दो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एड बैक कर दो, क्योंकि उसका आपने डिडक्शन ले लिया एचपी में। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन भी एड बैक कर दो, उसका आपने डिडक्शन ले लिया कहां पर, आपने ले लिया एटीई के अंदर। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपका पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, हाँ निकालनी है। असेसी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसी, ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाल लो। ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख होगा, क्योंकि असेसी रेजिडेंट है और एज 60 ईयर से ज्यादा है, तो 3 लाख रुपए तक माफ है। 50 लाख से ज्यादा की इनकम है अगर चेक करो सोल्यूशन के अंदर, तो 10% सरचार्ज भी लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। और एक आखिरी क्वेश्चन इस आरटीपी के अंदर, Who is authorized to verify the return? मतलब रिटर्न कौन साइन करता है? अगर एचयूएफ में से करता है एब्सेंट है तो कौन साइन करेगा? कोई भी एडल्ट मेंबर साइन करेगा, और क्या, ठीक है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो कौन साइन करेगा? लिक्विडेटर साइन करेगा, और क्या, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के केस में कौन साइन करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा, और क्या। अगर बंदा मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो कौन साइन करेगा? उसका गार्डियन या एनी पर्सन कंपिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, वो साइन करेगा। सो दिस इज व्हाट दिस आरटीपी इज ऑल अबाउट। तो चलिए अगले आरटीपी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द लास्ट आरटीपी फॉर यू ऑल, दैट इज मई 2024 अटेम्प्ट की जो लेटेस्ट आरटीपी है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसके पहले जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर इंडियन सिटीजन है मिस रीटा, उन्होंने एमबीए किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है।
और वो किसी कंट्री एक की एक कंपनी में नौकरी करते थे 2016 से, ठीक है। उसके बाद 2023 में वो इंडिया आ गए और उन्होंने इंडिया की कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लिया एज ए नौकरी, सीईओ ऑफ ऑटोफिट लिमिटेड, ठीक है। तो नवंबर के पहले तक वो बाहर की कंपनी में काम करते थे, फिर नवंबर के बाद वो इंडिया आ गए, इंडिया की एक कंपनी में काम कर दिया। अब 2012 के से वो इंडिया में कभी नहीं आई है मिस रीटा। 2012 में उन्होंने एजुकेशन के लिए इंडिया छोड़ा था और इंडिया के बाहर चले गए। उसके बाद शी नेवर विजिटेड इंडिया। वो या तो बाहर पढ़ाई के लिए थे या तो बाहर नौकरी के लिए थे, ठीक है। नो इनकम टैक्स इज देयर इन कंट्री है, चलो ठीक है। कंट्री ए के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट कमाया 2,40,000 का। कंट्री ए की कंपनी से जो AFL लिमिटेड LLP है वहां से 15 लाख रुपए की इनकम कमाई है उन्होंने सैलरी। और इंडिया की जो कंपनी है उधर से 13,50,000 की सैलरी कमाई है और इंडिया की किसी कंपनी से 3 लाख रुपए का डिविडेंड कमाया है। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस अपने को पता लगाना है मिस रीटा का और उनकी टोटल इनकम। देखो मिस रीटा इंडिया आई करंट ईयर में, हाँ आई। क्या मिस रीटा इंडियन सिटीजन है? हाँ है। एन इंडियन सिटीजन इंडिया आई, लेकिन इसके लिए वो स्पेशल केस एप्लीकेबल नहीं होगा 120 दिन से कम वाला। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्योंकि वो स्पेशल केस किसके लिए एप्लीकेबल होता है पता है? अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है विजिट के लिए, ये विजिट के लिए नहीं आ रही है, ये तो परमानेंटली आ रही है, क्योंकि ये तो यहां पर आकर नौकरी कर रही है, ये विजिट करने नहीं आ रही है, इसलिए उसके लिए वो थर्ड कैटेगरी वाला स्पेशल केस एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए कौन सा केस एप्लीकेबल होगा? इसके लिए नॉर्मल केस एप्लीकेबल होगा। करंट ईयर में 182 डेज रह लो, या तो करंट ईयर में 60 डेज और पिछले 4 साल में 365 डेज रहना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या बनेगी? रेजिडेंट बनेगी, ठीक है। अब करंट ईयर में उसका 60 डेज तो हो जाता है, लेकिन क्या पिछले 4 साल में उसका 365 डेज होता है? पिछले 4 साल में उसका 365 डेज नहीं होता है। उस हिसाब से तो वो क्या है? वो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो अब हमको दूसरे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। देखो बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो रेजिडेंट नहीं है। क्या उसका 182 डेज होता है? नहीं होता है। क्या उसका 60 प्लस 365 डेज होता है? वो भी नहीं होता है। अब हमको दूसरे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। दूसरे क्राइटेरिया क्या है सर? इंडिया में विजिट के लिए, वो भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो विजिट के लिए नहीं आ रही, वो तो परमानेंटली सेटल होने आ रही। अब यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है डीम रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 6(1) है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाते हो और किसी और कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं हो, कहीं भी टैक्स नहीं लगता आपको पूरी दुनिया में, तो आप इंडिया में डीम रेसिडेंट बन जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। तो क्या ये इंडियन सिटीजन है? हाँ इंडियन सिटीजन है। क्या इसको किसी और देश में टैक्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है। अब क्या उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। देखो उसने ऑटोफिट से लेकर 13,50,000 की सैलरी कमाई, वो तो इंडियन कंपनी से कमाई है, तो वो इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। और इंडियन कंपनी से डिविडेंड भी कमाई 3 लाख रुपया, तो वो भी इंडियन सोर्स की इनकम मानी जाएगी। तो उसकी इंडियन सोर्स की इनकम है 16,50,000। देयरफॉर उसने सेक्शन 6(1) के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए। देयरफॉर वो अपने आप को क्या बोलेगी? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? या तो इनकम अक्रू होनी चाहिए, या तो इनकम रिसीव होनी चाहिए, या तो बिजनेस इनकम, आप बाहर कमा रहे हो लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, प्रोफेशन बाहर कर रहे हो, सेटअप इंडिया में, तो वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? ये 2,40,000 टैक्सेबल होगा। ये 2,40,000 उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये बाहर कमा रही है, बाहर रिसीव कर रही है। उसके बाद में ये 15 लाख रुपए सैलरी टैक्सेबल होगा, ये भी बाहर कमा रही है, बाहर रिसीव नहीं टैक्सेबल होगा। ये 13,50,000 और ये 3 लाख रुपीस उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, बीइंग अ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है जब ऐसे किस्म के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर राज रेजिडेंट है, इंडिया में रहते हैं, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में है, एक कानपुर में, ठीक है। कानपुर वाली घर में रहते हैं, दिल्ली वाली इन्होंने लेट आउट कर दिया LOP है, और दिल्ली वाले घर का ये सारा डिटेल दिया गया है। उसके नीचे लोन वोन का डिटेल दिया गया है, कितना लोन लिया, क्या लिया। और क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट मिस्टर राज टोटल इनकम फॉर AY 24-25 अंडर बोथ द टैक्स रेजिम। अंदर दोनों टैक्स रेजिम के अंदर आपको इसको कंप्यूट करना होगा। दोनों टैक्स रेजिम मतलब न्यू रेजिम भी, ओल्ड रेजिम भी। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको क्या नुकसान होने वाला है। जो आपका न्यू रेजिम है उसके अंदर सबसे पहले आपको SOP के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद ATEEA करके एक सेक्शन है, पता है, 2 लाख से ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आपको कहां मिलता है? ATEEA में मिलता है। EEA में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, आपको याद है। अगर 2019 से लेकर 2022 के बीच में अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है, आपका पहला घर है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक 45 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको ATEE में EEA में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो ये डिडक्शन भी आपको डिफॉल्ट रेजिम में नहीं मिलेगा। हाँ ओल्ड रेजिम में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं एज पर दी ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम के हिसाब से सम सॉल्व करेंगे, फिर डिफॉल्ट रेजिम के अंदर मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड रेजिम में सम कैसे सॉल्व करेंगे? वही नॉर्मल तरीका है, दिल्ली वाले घर का आपको डिडक्शन लेना है। सबसे पहले दिल्ली वाले घर का कंप्यूटेशन करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। उसके बाद कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, और उसके बाद कंपेयर विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। वो आपका GAV हो जाएगा। उसमें से 5% म्युनिसिपल टैक्स निकाल लो, जो भी होगा म्युनिसिपल वैल्यू का 5% आपका म्युनिसिपल टैक्स पेड है वो निकाल दो, पेड बाय मिस्टर राज, पे कर दिया है तो डिडक्शन मिल जाएगा आपको, NAV आ गया।
उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लो और उसके बाद में दिल्ली वाला जो घर है आपका, उसका आप क्या करो, उसका आप डिडक्शन ले लो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब दिल्ली वाले घर के लिए आपने कितना लोन लिया है जरा गौर से चेक करना। ठीक है, उसने 35 लाख रुपए का लोन लिया है 12% के हिसाब से, तो 35 लाख रुपए का लोन 12% दिल्ली वाले घर के लिए, दिल्ली वाले घर के लिए 35 लाख का लोन लिया है 12% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट आ जाता है 4,20,000। अब देखो आप 80EEA में आते हो तो 80EEA में आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा और बचा हुआ इंटरेस्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। इस तरीके से आपको बाइफर्केशन करना है। 80EEA में 1.5 लाख लेना है और 2,70,000 आप कहां ले लोगे, हाउस प्रॉपर्टी में। इस तरीके से आपकी इनकम कंप्यूट हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अब आते हैं हम लोग एसओपी के ऊपर। कानपुर वाले घर का क्या होगा सर, कानपुर वाला घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके इंटरेस्ट का क्या होगा, देखो उसके अंदर आपको एसओपी के इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलने वाला नहीं है और 80EEA भी नहीं मिलेगा। कानपुर वाले घर में सिर्फ आपको एलओपी ही करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, पहले मैं आपको ओल्ड रेजिम के अंदर कानपुर वाले घर का बताता हूं। ओल्ड रेजिम में कानपुर वाले घर का क्या हो जाएगा, सॉरी मैं फिर से बता रहा हूं कि ओल्ड रेजिम के अंदर एलओपी हो गया। अब ओल्ड रेजिम के अंदर एसओपी कैसा होगा, ओल्ड रेजिम में एसओपी आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी मिलेगा, करंट ईयर का इंटरेस्ट भी मिलेगा। देखो कानपुर के अंदर आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदी है, ठीक है, और उसके लिए आपने लोन लिया है। कभी लोन लिया है, जुलाई में लोन लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन आपने 2022 में कंप्लीट किया, तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का जो भी इंटरेस्ट है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा। कानपुर के लिए कितना लोन लिया है, 25 लाख रुपए का लोन लिया है। 25 लाख रुपए के लोन पे 10% इंटरेस्ट आएगा, 10% इंटरेस्ट आएगा कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो वो आता है 187,500। ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो 37,500 आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा कानपुर के घर पे, 2.5 लाख रुपया। तो कानपुर के अंदर दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 2,87,500, और आपको अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हो तो 2 लाख रुपए का डिडक्शन आपको कानपुर वाले घर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर न्यू रेजिम में आते हो, न्यू रेजिम के अंदर देखो फिर से चीजें बदलेगी। न्यू रेजिम के अंदर जीएवी कैसे निकालोगे, जीएवी वैसे ही निकालोगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट whichever is higher, compare with standard rent whichever is lower, then compare with actual rent whichever is higher। उसमें से 5% म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, आपको एनएवी आया। उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, आपको क्या आ गया, आपको आ गया आपका एनएवी के बाद माइनस करके जो भी अमाउंट आता है। अब यहां पर केयरफुल रहना, जब आप ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे थे ना तो आप इंटरेस्ट को 2 भाग में डिवाइड कर रहे थे। 80EEA में 1.5 लाख ले रहे थे और सेक्शन 24 में 2,70,000, क्योंकि वहां 80EEA मिलता है ओल्ड रेजिम में, लेकिन न्यू रेजिम में 80EEA नहीं मिलता है। तो पूरा 4,20,000 आप क्या करो, आप जीएवी में से माइनस कर दो, एनएवी में से माइनस कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो यहां आप न्यू रेजिम में 80EEA में 1.5 लाख डालोगे, इधर 2,70,000 डालोगे, ऐसा काम मत करो। यहां पूरा 2,70,000, पूरा 4,20,000 आप जीएवी से माइनस कर दो। ठीक है, और एसओपी का जो इंटरेस्ट है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, किसमें, न्यू रेजिम के अंदर। ठीक है, और 80EEA में जो क्लेम कर रहे हो वो 80EEA में मत क्लेम करो ना, एलओपी में ले लो, क्योंकि एलओपी में तो पूरा डिडक्शन मिलता है। तो न्यू रेजिम के अंदर इस तरीके से आपको चालाकी से काम करना है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इतना खास नहीं है। मिस्टर राज ने एक घर खरीदा था 2016 में 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने घर बेचने के लिए एक अग्रीमेंट किया जुलाई 2023 में, 17 करोड़ में अग्रीमेंट किया। ठीक है, कि 17 करोड़ में मैं आपको बेच दूंगा, और जिस दिन अग्रीमेंट किया उस दिन 10% पैसा आपने अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से ले लिया। तो मुझे बताओ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आज की लोगे क्या फ्यूचर की लोगे, आज की लोगे। कि जिस दिन अग्रीमेंट किया अगर उस दिन आपने पैसा एडवांस में ले लिया और 4 मोड से ले लिया, या उससे पहले एडवांस में ले लिया और 4 मोड से ले लिया, तो आज की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी। ठीक है, आगे जाकर उन्होंने पोजेशन दिया नवंबर 2023 में, रजिस्ट्रेशन हो गया 2024 में, और आगे जाकर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जुलाई में जो जब बेचा तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 19 करोड़ थी, और आगे जाकर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 20 करोड़ हो गई। तो कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा हमें, आपको जुलाई वाली डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज जो 2 कंडीशंस बोले गए लॉ में डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन वो आपने किया है। तो 19 करोड़ रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से आप 1% ब्रोकरेज दे रहे हो। ब्रोकरेज किस पे दोगे, एक्चुअल कंसिडरेशन पे दोगे। तो 17 करोड़ का 1% 17 लाख आएगा, वो माइनस कर दोगे, 18.83 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, नेट कंसिडरेशन। उसमें से आप क्या करोगे, 5 करोड़ को इंडेक्सेशन लोगे, उसका इंडेक्स कॉस्ट निकालोगे, 11.98 करोड़ आपका एलटीसीजी आ गया इस घर पे बेचने का। अब आपने एक दूसरा घर खरीद लिया, कितने का, 13 करोड़ रुपए का। तो अगर 2 साल के अंदर दूसरा घर खरीद लिया, जो आपने 2 साल के अंदर खरीद लिया है, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट आ गया, याद करो कि आपको अब
54 के अंदर जो दूसरा घर खरीदोगे उसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है। आपने 13 करोड़ का घर खरीदा है तो यहां पर मैं एग्जेम्पशन को 10 करोड़ पे क्या कर रहा हूं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे बताओ एक आखिरी जिम्मेदारी क्या है, ये जो आपने घर खरीदा नया वाला, इसके ऊपर 3 साल का लॉक इन होता है, याद है? अगर इसको 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल गेन्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया देखो अर्शसी ने, ये जो नया घर है ना, नया घर, न्यू घर, उसने 6-8 महीने के अंदर ही, 9 महीने के अंदर ही 15 करोड़ में बेच दिया, तो अब इस पे कैपिटल गेन्स लगेगा। कैसे लगेगा याद करो, बेचने वाला असेट खरीदने वाला असेट है तो रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। 15 करोड़ रुपए आपका सेल कंसिडरेशन है और यहां पर आपने पुराने असेट का कॉस्ट कितना है, 13 करोड़ रुपया है, माइनस एग्जेम्पशन पहले कितना लिया था, 10 करोड़ का एग्जेम्पशन लिया था तो उतना माइनस कर दो, रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट माइनस एग्जेम्पशन टेकन अर्लियर, तो 3 करोड़ आपका कॉस्ट हो जाएगा, 12 करोड़ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर राजेश एक वर्किंग पार्टनर है एक फर्म के अंदर, सनफ्लावर एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें राजेश जी क्या है, वर्किंग पार्टनर है। अपने को सारा कैलकुलेशन राजेश जी का करना है, फर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब राजेश जी ने फर्म को 15 लाख रुपया कैपिटल दिया है और फर्म उनको 13% का इंटरेस्ट देती है, तो राजेश जी के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, राजेश जी के हाथ में 12% टैक्सेबल होगा, क्योंकि जितना फर्म को अलाउ होता है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो सबसे पहले राजेश जी के इनकम में 1.8 लाख रुपीज ऐड कर देंगे, उसके बाद राजेश जी को 20,000 रुपीज पर मंथ रेम्यूनरेशन में मिल रहा है, उसका फर्म डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो जितना रेम्यूनरेशन फर्म डिडक्शन क्लेम कर रहा है उतना राजेश जी के हाथ में टैक्सेबल, तो ये दोनों चीज राजेश जी के हाथ में टैक्सेबल है। अब ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना, और क्वेश्चन के अंदर बोला है कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल अंडर डिफॉल्ट रेजिम एंड अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑल्सो, और इस क्वेश्चन के अंदर 10AA का इंपैक्ट देकर रखा है। अब अगर 10AA आ जाएगा ना तो केयरफुल रहना, अगर आप डिफॉल्ट रेजिम फॉलो करोगे ना, मतलब न्यू रेजिम, तो आपको सिर्फ नॉर्मल टैक्स निकालना है, लेकिन आपको उसके अंदर 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो करोगे ना, आपको 10AA का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फिर आपको 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक नॉर्मल कैलकुलेशन और फिर बाद में एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एएमटी नहीं लगता है, एएमटी सिर्फ ओल्ड रेजिम में लगता है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एएमटी नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद में उसको किसकी तरह सॉल्व करूंगा, उसके बाद में उसको ओल्ड रेजिम की तरह सॉल्व करूंगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, सबसे पहले यहां पर राजेश जी ने क्या किया है, कुछ ऐसी साइड से इनकम कमाया 10AA वाला, इसका डिडक्शन राजेश जी को नहीं मिलेगा, तो डायरेक्टली 7.5 लाख का जो प्रॉफिट है राजेश जी का वो इनकम में ऐड करना पड़ेगा, 10AA का डिडक्शन राजेश जी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ राजेश जी ने एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी खोली है फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। अब एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होता है, तो यहां पर कोई 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करो। 7,50,000 राजेश जी का प्रॉफिट है, उसमें से उन्होंने ये सारी चीज डेबिट की है। पर्सनल ड्राइंग एड बैक कर दो, ये कोई खर्चा थोड़ी है। एडवांस टैक्स पे किया, एड बैक कर दो, ये कोई खर्चा कोई थोड़ी है। और बिल्डिंग खरीदा, ये भी एड बैक कर दो, और बिल्डिंग का जो डेप्रीसिएशन है वो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेप्रीसिएशन ले लो 10% बिल्डिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता ना, अगर वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर होता या वेयरहाउसिंग ऑफ राइस होता, वेयरहाउसिंग ऑफ व्हीट होता, तो फिर हम लोग 35 AD का इंप्लीकेशन देखते। उसके बाद क्रेडिट टू पीएनएल क्या है, पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां से माइनस कर दो, आईएफओएस में दिखा दो, और आईएफओएस में भी आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से 3,500 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, सिंगल अकाउंट के लिए 3,500, ज्वाइंट अकाउंट के लिए 7,000 रुपया, तो बी वेरी केयरफुल। एफडी से इंटरेस्ट आया है वो भी माइनस कर दो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वो भी माइनस कर दो, ये दोनों आईएफओएस के अंदर आप दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद न्यू रेजिम के अंदर आपको ये जो एलआईसी का प्रीमियम भर रहे हो, ये सब कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, और उसके बाद में आपने जो, या उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स कंप्यूट कर लो, 3 लाख रुपए तक कुछ नहीं, 3 लाख से 6 लाख 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 30%। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे 15 लाख के ऊपर। ठीक है, अब ओल्ड रेजिम के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी है। ओल्ड रेजिम के अंदर आपको क्या क्या करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले राजेश जी का इंटरेस्ट आएगा 1.8 लाख, रेम्यूनरेशन आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। ठीक है, ये दोनों राजेश जी की इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद 7.5 लाख इनकम में ऐड करेंगे, और फिर बाद में चैप्टर 6 के नीचे से हम डिडक्शन लेंगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट इंटू व्हाट, जितना पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में आ गया उतना ही लेना होता है एक्सपोर्ट टर्नओवर में। याद करो 45 लाख का एक्सपोर्ट किया है, लेकिन पैसा कितना है इंडिया में 30 सितंबर तक, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कितना पैसा है वो न्यूमरेटर में लेना है 40 लाख,
डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा आपको ओल्ड रेजिम के अंदर। न्यू रेजिम के अंदर ये डिडक्शन नहीं मिलता था, ठीक है। उसके बाद आगे का सम ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास नहीं है उसके अंदर। पर्सनल ड्राइंग एड बैक होगा ओल्ड रेजिम में भी, ये भी एड बैक होगा, ये ऐड होगा, डेप्रिसिएशन लेस करोगे, ये सब माइनस करके आईएफओएस में दिखाओगे। और आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो है कि आपको यहां पर एटीसी के अंदर बेनिफिट मिलेगा। सम अश्योर्ड 5 लाख है तो 50,000 रुपए तक का एटीसी में बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एटीटीटीए के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल जाएगा, जो आपको न्यू रेजिम में नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब करने के बाद आप टैक्स निकालो, ठीक है। तो देखो न्यू रेजिम के अंदर आपको ये 3 बेनिफिट्स नहीं मिलते, 10AA का बेनिफिट नहीं मिलता है, एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, एटीटीटीए का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये सब आपको ओल्ड रेजिम में मिलेगा। ये सब करने के बाद आप टैक्स निकालो, टैक्स निकालने के बाद आप उसके बाद आप एएमटी में आ जाओ। एएमटी आते समय क्या करोगे, एक ही चीज ऐड बैक करना है और तो कुछ नहीं है। देखो एएमटी कब लगता है, जब एसएससी 10AA 80 QQB 80 RRB 80 JJAA या 35 AD इनमें से कोई भी डिडक्शन क्लेम करेगा तो एएमटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एएमटी सिर्फ ओल्ड रेजिम में एप्लीकेबल है, न्यू रेजिम में एप्लीकेबल नहीं है। तो ओल्ड रेजिम में अब एएमटी निकालना पड़ेगा। जो भी टोटल इनकम है उसमें आपको ये जो भी 1,25,000 रुपीज का डिडक्शन आपने क्लेम किया है ओल्ड रेजिम में, उसको एड बैक करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में 18.5% एएमटी प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर इनकम क्रॉस होती है 50 लाख तो सरचार्ज लगाना पड़ेगा, 4% सेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटेशन, और फिर विच एवर इज हायर वो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और फिर बाद में कंपेयर करना पड़ेगा, ओल्ड न्यू रेजिम में एक टैक्स है, ओल्ड रेजिम में दोनों में से जो हायर है वो दूसरा टैक्स है, और फिर दोनों में से जो कम होगा वो ऑप्शन ले लो आप, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में लिखवा के करवाया हूं, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब एक बंदा है मिस्टर राहुल, इंडियन सिटीजन है, इंडिया में ही रहता है, इंडिया में मुंबई में रहता है, हर साल रिटर्न विटर्न सब बराबर भरता है, लेकिन एक गलती हो गई इससे जीवन में, उसने सीबीडीटी को अपना आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया। अब सीबीडीटी ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि 31 मार्च 2022 तक आधार नंबर इंटीमेट कर दो, अगर नहीं करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे जब तक आधार नंबर इंटीमेट नहीं करोगे रिफंड नहीं देंगे, रिफंड तो नहीं देंगे, साथ साथ में रिफंड जब भी देंगे उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, टीडीएस भी आपका हायर रेट पे काटेंगे, जैसे जो पैन नहीं देता है तो कैसे 20% पे कटता है वैसे टीडीएस काटेंगे आपका, ठीक है। अच्छा, अब इस गलती को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इस गलती को ठीक करने के लिए अगर 30 जून 2022 तक ये गलती ठीक कर देते तो 500 रुपए में बात निपट जाती। उसके बाद अगर ठीक करना है तो आपको 1000 रुपए की क्या देनी पड़ेगी, फी देनी पड़ेगी 234H के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से हमने लगभग 1.5 घंटे के अंदर 6 आरटीपीस रिवाइज कर लिए बेटा सीए इंटर के, जिसके अंदर कम से कम मैं मानूं नहीं तो भी 70-80 कॉन्सेप्ट्स तो आसानी से कवर हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर अगर अभी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। और ऐसा वीडियो मजा ले पूरे देश में आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो बता देना, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों का क्या व्यू है इस वीडियो के बारे में, और जल्दी से बताओ अगला वीडियो एमटीपी और पास्ट पेपर का कंपाइलेशन बनाने वाला हूं, बनाओ या नहीं बनाओ ये भी बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि कब तक बनाओ, जल्दी से बताओ। मेरा टारगेट है 25 अप्रैल तक, उससे पहले बनाने का टारगेट करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है इन सब चीजों में बनाने का, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हर एक चीज को क्वेश्चन को बहुत बारीकी से मुझे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर डिटेल में उसको लिखना पड़ता है, और उसके बाद में मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा अगर मैं आराम आराम से बोलूंगा। अगर ये 6 पेपर में अगर आपको 10 घंटे में सॉल्व करवाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं, एग्जाम के दिन थोड़ी देख पाओगे। हमारा वो तो हमने क्लास में किया ही है ना, ये सब कुछ पास पेपर टेस्ट पेपर सब किया, आरटीपी एमटीपी सब क्लास में सॉल्व किया हमने, ठीक है, ये सब कुछ किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि हम इसको कैसे फास्ट से रिकैप कर सके। अब 1-2 बार अगर आप देख लो, 2 से 3 बार अगर आप देख लो, 1.5 घंटा निकाल के, तो सारे आरटीपीस आपके दिमाग के अंदर अच्छे से छप जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा। फिर से कह रहा हूं, नीचे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। एमटीपी और आरटीपी का, एमटीपी और पास पेपर का वीडियो भी चाहिए क्या, वो बताओ पहले एक कमेंट करके, फिर दूसरा कमेंट करके ये बताओ कब तक चाहिए, ठीक है। तो मैं उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं भी काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूं दुनिया के सारे काम छोड़कर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।